अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। लेकिन मैं और सलमा अकेले नहीं है, हमारे साथ चाय भी है, लेकिन चाय तो रोज होती है। चाय के साथ पराठा भी है, वो इस लैपटॉप के पीछे है, वो हम नहीं दिखाएंगे। पराठे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पराठा। तो आज हम पराठा भी खा रहे हैं, साथ साथ अचारी पराठा। तो जिसको भूख लगी है ज्यादा वो आ सकता है, हमारे पास कुछ पराठा भी बाकी है। पता लगेगा पूरा ऑफिस या स्टूडियो में जमा होगा। एक पराठा भाई, हम दो पहले हैं खाने वाले। नहीं, जब वो ब्रेक में आएंगे तो कहेंगे यार हमने ये तो नहीं कहा था ना कि इतनी देर से आए, जल्दी आना था आपने, पराठा खत्म हो गया। खबरों के साथ पराठा भी खा जाते हैं। तो दिन का आगाज इसी तरह तगड़ा करना चाहिए। आपने क्या नाश्ते में खाया किसी दिन जरूर बताइएगा हमें, फेसबुक पर जाके, हमारे इंस्टाग्राम पर जाके। हम ट्राई करेंगे, सेगमेंट भी करें जी कहाँ पे कैसा नाश्ता सर्दियों में इन है। वैसे तो माँ के हाथ के पराठे से या बच्चों की माँ के हाथ के पराठे से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं होता। देखिए माँ आ गई ना, अपनी माँ हो या बच्चों की माँ, किसी की भी हो, उसके हाथ का पराठा बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन बच्चों की माँ आपकी माँ नहीं होती, वो बच्चों की माँ ही रहती है, बाकी बड़ों की माँ सांझी होती है। एनीवेज, ये बच्चों की माँ का हाथ का पराठा तो जो हम खा रहे थे, और के बच्चों की जाहिर मेरे बच्चों की। अच्छा, प्रोग्राम में एनीवेज आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम का आगाज आज करते हैं मुबारकबाद से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को टेलीफोन किया है, जिम्मेदारियां संभालने पर, मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी है। सिपहसालार का मनसब संभालना बहुत बड़ा एजाज़ है, ये कहा है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। और उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज की पेशा वाराना सलाहियतों और दिफ़ाए वतन की क़ुव्वत में मज़ीद इजाफा होगा। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। कल के हवाले से, कल पाक फ़ौज की कमान संभाली है सैयद आसिम मुनीर साहब ने, जो नए आर्मी चीफ हैं हमारे, और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनको मुबारकबाद दी है। बिल्कुल। अब ये बता दें कि आज प्रोग्राम में हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों की बात भी होगी, बड़ों की बात भी होगी। और जब बच्चों की बात हम करते हैं तो ऐसे में हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि खेलों में बड़ा ज़बरदस्त नाम बना रहे हैं। स्क्रैबल, इट्स अ टफ गेम। इतना वो वोकैबुलरी स्ट्रांग होना और स्क्रैबल में पार्टिसिपेट करना किसी भी चैंपियनशिप पर, किसी भी लेवल पर, आज हम इसकी बात करेंगे। एशिया कप यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप, और इसमें 11 ममालिक के 60 प्लेयर्स थे और 6 प्लेयर्स जो टॉप 6 थे उसमें पाकिस्तान के भी हशाम हादी हैं। उनसे आज फिर से बात करेंगे। पहले भी बात की हमने उनसे, मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो एक और एजाज़ उनके नाम, तो आज बनेंगे हमारे मेहमान। और इसके अलावा हमेशा की तरह डेली हम डिस्कस करते हैं इकबाल के पैगाम को, इकबाल की तालीमात को, इकबाल ने क्या सोचा, क्या कहा, नौजवानों के लिए क्या पैगाम दिया। और खुदी की बात करते हैं तो इकबाल का खुदी का फ़लसफ़ा, इकबाल के हवाले से जब भी जिक्र हो तो हम कहते हैं खुदी का पैगंबर, खुदी का रम्ज़ शनास इकबाल। ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि एशिया में जितने भी ममालिक थे, इवन वेस्ट में जितने ममालिक थे, सब ने इकबाल को समझा, एडॉप्ट किया, समझने की कोशिश की, उनकी तालीमात पे अमल करने की कोशिश की। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि तुर्किया में, ईरान में और अफगानिस्तान में, यानी सेंट्रल एशिया में इकबाल के कलाम को जो पजीराई मिली, उसके पीछे क्या रीजंस थी और हम कहाँ पे इस सब को समझने में लैग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इसके अलावा एक मौजूद आज हमारा होगा मौसम की मुनासिबत से। बिलखुसूस जब मौसम बदलता है तो आपकी स्किन इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं, यानी विंटर सीजन में स्किन इश्यूज़ बहुत बढ़ जाते हैं। वैसे भी अगर आप लॉन्ग हॉट शावर्स लें तो फिर आपके बाल भी डैमेज होते हैं, आपका जो ऑयल स्किन पे होता है वो ख़त्म हो जाता है, फेस आपका ड्राई हो जाता है, होंठ फट जाते हैं, नाखून का मसला होता है, पैरों का मसला होता है। इन सारी बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ होगा नन्ना मुन्ना चमकता रोशन सितारा, जो बैक वक्त शायर भी है, गाने लिखता भी है, गाता भी है, एक्टिंग भी करता है। इतना सारा टैलेंट एक बच्चे में कैसे छुपा है, तो ये उसी बच्चे से हम पूछेंगे। बिल्कुल, उसी बच्चे से मुलाकात करेंगे, उससे टैलेंट आपके सामने, बल्कि दुनिया के सामने आज हम लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब लेकर चलते हैं आपको मरी। इन एक्चुअल लेकर नहीं जा रहे, वर्चुअली लेकर जा रहे हैं। यस, बातों में हम बातें ही करते हैं, बातों के ही बादशाह हैं। मलके कोसार मरी, यहाँ पर रवा बरस जो बर्फबारी होनी है, ज़ाहिर है हम देखते हैं दिसंबर एंड पे नॉर्मली वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। तो इससे कबल इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया है और स्नो कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। महकमा हाईवे ने बर्फबारी के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए भी नए इंतजाम किए हैं और मजीद नफरी भी तलब कर ली गई है, ताकि गुज़श्ता साल के जो वाक़या था, सानहा था रादर, ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। तो हम पहले से इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, आई वॉज रीडिंग समवेयर कि बिलखुसूस वो दिन सलमा जब अगर बर्फबारी होगी, ये वीकेंड्स जब बहुत रश होता है, अगर आपके पास होटल की रिजर्वेशन नहीं है, रिजॉर्ट की रिजर्वेशन नहीं है, किसी गेस्ट रूम की रिजर्वेशन नहीं है, तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। अब इसमें मैं ये सोचता, बहुत से लोग तो सलमा सुबह जाते हैं, शाम वापस आ जाते हैं, वो तो डे ट्रिप करते हैं, तो उनके
उनके लिए फिर कैसे मुमकिन हो पाएगा? तो लेट्स सी इस पर इंतजामिया किस तरह का प्लान चॉकआउट करती है। बट ज़ाहिर उनकी कोशिश ये है कि ट्रैफिक के मसाइल भी ना हो, पार्किंग के इशूज़ भी ना हो, कहीं पर ट्रैफिक जैम ना हो, क्योंकि ज़ाहिर जब बर्फबारी होती है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी वहाँ पर हो जाती है सर्दी के मौसम में, तो ऐसे में बचा जा सके। और लास्ट टाइम जो सानिया हुआ था शोएब, उसके बाद मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि वो तमाम लोग जो मरी सिर्फ बर्फबारी देखने के लिए जाते हैं, वो बाकी अपने ट्रिप्स प्लान कर लें, कश्मीर वाली साइड पे चले जाएं। बहुत सी जगह हैं, लेकिन खुदारा ऐसी जगह पे मत जाएं जहाँ पे आपकी मौत का सामान आपका इंतजार कर रहा हो। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, और लास्ट टाइम जैसे बर्फ में गाड़ियां फंस गई थी, बर्फ का तूफान आ गया था, रहने को जगह नहीं थी, लोग गाड़ियों में हीटर्स चला के कई घंटों तक बैठे रहे, और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सी अमवात हुई, बहुत से लोगों की तबीयत खराब हुई, बहुत सी फैमिलीज वहाँ पे फंसी रही। तो दोबारा ऐसा ना हो, इंतजामिया तो करेगी, लेकिन आप अपने एंड से भी कोशिश ज़रूर करें। धुंध की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि बर्फबारी तो होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है, लेकिन धुंध जनाब पड़ना शुरू हो चुकी है, और मोटरवे M2 और 3 को बंद किया गया है। और जो M2 है वो है लाहौर से शेखुपुरा तक, और मुल्तान लाहौर मोटरवे जो है वो M3 है फैजपुर से रजाना तक, और इसके अलावा लाहौर से आलकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद की गई। मोटरवे M1 पेशावर प्लाजा से रशकई तक, जबकि स्वात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक धुंध के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। तर्जुमान मोटरवे की तरफ से ये बताया गया है, और वैसे भी हम डेली बेसिस पर शेयर करने का मकसद ये होता है कि अगर आपने कोई ट्रिप प्लान करना है तो प्लीज़ कॉल 130 टू चेक कि क्या रास्ता खुला है या कि रास्ता बंद है। चूँकि हम देखते हैं कि दिन के औकात में बिलखुसूस एट द स्टार्ट ऑफ द डे धुंध की वजह से उन रास्तों को बंद किया जाता है, बट लेटर द डे जब धुंध छट जाती है तो फिर रास्तों को खोल दिया जाता है। मेरा ख्याल है अब जरा बात हम कर लेते हैं फुटबॉल फैंस की। बिल्कुल, बाकी बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? डेली हम बताते हैं कौन से मैचेस जीते, पहले मैं आज बताते हैं कि आज कौन से मैचेस आज कौन से मैचेस होने। तो जनाब आज भी 4 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप डी, इनकी टीमें यूनिस एंड फ्रांस, इसके दरमियान मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क, इनकी टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों मैच रात 8 बजे खेले जाएंगे। ग्रुप सी, इसमें अर्जेंटीना और पोलैंड, जबकि सऊदी अरब और मैक्सिको का मैच होगा, और ये दोनों मैच रात 12 बजे होंगे। तो अब मेरा ख्याल है बात हम कर लेते हैं कल होने वाले मैचेस की कामयाबियों की। बिल्कुल, फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप बी के अहम मैच में अमेरिका ने ईरान को 1-0 से हराया है, प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिए। ये बड़ी अच्छी ज़बरदस्त खबर है। अलसमामा स्टेडियम में खेला गया था ये मैच, जिसका वाहिद गोल क्रिस्टियन पोलेस्क ने 38वें मिनट में किया, और शिकस्त के बाद ईरान की टीम इवेंट से जनाब बाहर हो गई है। उनके लिए बैड न्यूज़ थी, इवेंट से बाहर होने जा रहे हैं, लेकिन खेल में हार जीत होती रहती है। उसके अलावा 1998 के वर्ल्ड कप के बाद मेगा इवेंट में इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था, और इसी ग्रुप में इंग्लैंड ने वेल्स की टीम को 3-0 से हराया, टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, और ग्रुप में टॉप पोजीशन भी हासिल की है। अमेरिका का राउंड ऑफ 16 में मुकाबला नीदरलैंड्स, जबकि इंग्लैंड का सेनेगल से होगा। लेट्स सी उसमें क्या होता है। बिल्कुल, एक और खबर, यानी एक और मैच, एक और मुकाबला। ब्राजील ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के लास्ट 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो मुबारकबाद। स्टेडियम में खेला गया मैच, इसमें ब्राज़ील ने स्विट्ज़रलैंड को 1-0 से शिकस्त दी है, और मैच का जो वाहिद और फैसला कुन गोल था वो कासिमीरो ने खेल के 83वें मिनट में। अच्छा, आई वाज डिस्कसिंग विद सलमा, रोज 83वें मिनट में ही क्यों गोल होता है? 83वां मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। रोज हम देख रहे हैं 83वें मिनट में जरूर गोल हो रहे हैं। ग्रुप जी, इसमें ब्राज़ील की टीमें जो है, ब्राज़ील की जो टीम है वो 2 मैच जीतकर पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर है, और इस कामयाबी के साथ ही ब्राज़ील ने वर्ल्ड कप में नई तारीख भी रकम की है। ब्राज़ीलियन टीम वर्ल्ड कप के ग्रुप मरहले के सबसे ज़्यादा मैचेस में मुसलसल नाकाबिले शिकस्त रहने वाली टीम बन चुकी है। ब्राज़ील 2002 से लेकर 2022 तक, यानी 2 दिहाइयाँ, अब तक वर्ल्ड कप इवेंट्स के ग्रुप स्टेजेस के 17 मैचेस में नाकाबिले शिकस्त है। ब्राज़ील तो भाई छाया हुआ है। बिल्कुल, ब्राज़ील छाया हुआ है, और ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी खबरें होती हैं फीफा वाली। सारे मैचेस मिलते जुलते होते हैं, कभी कभी हम खुद भूल जाते हैं कि कौन सा मैच हमने बता दिया, कौन सा रहता है। एक और है जनाब, सेनेगल और नीदरलैंड्स ने प्री क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किए। पुर्तगाल, ब्राज़ील और फ्रांस पहले ही लास्ट 16 में पहुंच चुके हैं। अल्बैद स्टेडियम कतर को 2-0 से हराया नीदरलैंड्स ने, और नीदरलैंड्स की जानिब से कोडी गप्को और फ्रैंकी डिजोंग ने गोल स्कोर किए हैं। दूसरे अहम मैच में सेनेगल ने इक्वाडोर को एक दिलचस्प मुकाबले के बाद एक मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी, और अगले राउंड में जगह बना ली, और सेनेगल के इस्माइला और कोलिबाली ने गोल किए, जबकि इक्वाडोर की जानिब से वाहिद गोल मोसेस ने किया है। जबरदस्त जी, गोल कर दिया हमने, बहुत ज्यादा गोल कर दिया। हमारे फुटबॉल है ना, सियालकोट का फुटबॉल गोल वहाँ पे हो रहा है। हाँ, और इसके अंदर चिप भी लगी हुई है, ये भी बताएं ना। यस, चिप तो जरूरी है ना जी, चिप से पता चलता है ना कितना अच्छा, कितना एक्यूरेट गोल हुआ है। अच्छा, दीगर खबरें शामिल करते हैं, तो हमने खेल की बात
बात की, फुटबॉल की बात की। अब ज़रा बात हम इकोनॉमी की कर लेते हैं। डेवलपमेंट से मुतालिक जो खबर है, पाकिस्तान किस तरह से कोशिशें कर रहा है चीज़ों को बेहतर करने के लिए। तो तीसरी पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस जोहानिसबर्ग में शुरू हो चुकी है। वफाकी वज़ीर तजारत नवीद कमर साहब ने जोहानिसबर्ग में पाक अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस और सिंगल काउंटी नुमाइश का इफ्तिताह किया है। जनूबी अफ्रीकी तरक्याती ममालिक के 16 नुमाइंदगान और ताजरों ने तजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। बिल्कुल, और ये जो नुमाइश है ये 1 दिसंबर तक जारी रहेगी, जो पाकिस्तान की तारीख की अब तक की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी तजारती नुमाइश है। तकरीबन 130 पाकिस्तानी कंपनियां मुख्तलिफ शोबों से अपनी प्रोडक्ट्स की नुमाइश कर रही हैं और उस नुमाइश का मकसद ये है कि जो रुकन ममालिक हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ उनके कनेक्शंस को, रवाबित को फ़रोग दिया जाए, बैंकिंग चैनल्स कायम किए जाएँ और इसके अलावा जॉइंट वेंचर्स के मौके तलाश करने और सामान की खिदमात में तजारत को बढ़ाया जाए। ये इस वक्त प्रायोरिटीज़ में शामिल है। बिल्कुल। एक और खबर कि पाकिस्तान से तकरीबन 225 नुमाइश कंदगान और कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल एक वफ़द जो 20 बड़े शोबों की नुमाइंदगी करता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हमारे पास आ रही हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड एंड डेवलपमेंट। चूँकि हमारी कोशिश भी तो यही है कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ हम इस तरह से जॉइंट वेंचर्स कर सकें, हम उनकी मार्केट को एक्सप्लोर करें कि वहाँ पर हमारे कौन से प्रोडक्ट जा सकते हैं और वहाँ से हम कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर ईजिली लेकर आ सकते हैं, कहाँ पर इस ट्रेड को हम ईजी कर सकते हैं, कहाँ पर हम ड्यूटीज़ को कम कर सकते हैं, कहाँ पर हम टैक्सेस को कम कर सकते हैं, ताकि अवाम का फ़ायदा हो, अवाम की फलाह के लिए जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे फायदे ज़मीन पे नहीं होते, नासा पे भी जाया जा सकता है। लेट्स गो, नासा पे चलते हैं, फिर चांद पे जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। तो नासा के तारीखी आर्टेमिस मिशन के मरकज़ में मौजूद ओरियन खलाई जहाज़ ने अब तक का सबसे बड़ा फासला तय करने का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। क्या बात है जी। नासा खलाई एजेंसी, इस बात की तस्दीक की गई है उनकी तरफ से कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट के गिर्द अपने मिशन के वस्त तक वो पहुंच चुका है, जो ज़मीन से तकरीबन 2,70,000 मील यानी 4,34,523 किलोमीटर दूर है और ये चांद से 40,000 मील ज़्यादा फासला है। इतना फासला उसने तय कर लिया है, बाकी फासला भी वो फॉर श्योर तय कर लेगा। तो ये तो एक बड़ी अच्छी खबर जी कि किस तरह से हम चांद से भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और हाइड्रोजन से चलने वाले तैयारे के इंजन की कामयाबी से नुमाइश भी की गई है। ये भी हमारे लिए नई खबर है। ग्रीन हाइड्रोजन जेट फ्यूल की जब हम बात करते हैं तो इसके मुकाबले में ज़्यादा मुफीद और बेहतर तस्वुर किया जाता है। ये हाइड्रोजन से चलने वाला पहला हाइड्रोजन एरो इंजन है जिसे हवाबाजी की तारीख में संगे मील करार दिया जा रहा है। शायद अब फ्यूल कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी, हाइड्रोजन से चलेगा ये तो। लेट्स सी। लेकिन ज़्यादा तजर्बात तो इसी तरीके से होते हैं, फिर कैसे उसकी कमर्शलाइजेशन होती है, कैसे उससे बेहतरी हासिल की जाती है। लेकिन इस वक्त रोल्स रॉयस की हम चूंकि कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे थे, बरतानवी कंपनी रोल्स रॉयस इन्होंने हाइड्रोजन से चलने वाला तैयार है इसके इंजन की कामयाब आजमाइश की है, तो उसका भी हमने जिक्र क्विकली आपके साथ कर लिया। ज़ाहिर है ऐसे बहुत से इवेंट्स भी होते हैं जिसमें फिर इसको शोकेस किया जाता है, दुनिया को दिखाया जाता है कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से तरक्की कर रहे हैं, साइंस के मैदान में कैसे आगे बढ़ा जा रहा है। चूँकि ज़ाहिर है कोई एक मुल्क भी अगर करे तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि हम उससे सीखते हैं और फिर दूसरा मुल्क ज़रा उससे और बेहतर करने की कोशिश करता है। तो ये एक दौड़ भी हो जाती है लेकिन एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन होता है। तो ये वी जस्ट थॉट कि जो हम ये आपसे शेयर करें कि जी किस तरह से साइंस के मैदान में चीज़ें बेहतरी की तरफ जो है वो जा रही हैं। चलें जी बढ़ते आगे, कुछ और खबरें भी हमारे पास हैं। और इंग्लैंड क्रिकेट शायकीन की जो मशहूर तंजीम है बार्मी आर्मी, ये पाकिस्तान पहुँच चुकी है, इसकी भी खबर हमारे पास है। बार्मी आर्मी ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान पहुंचने का ऐलान किया और अपने अकाउंट पर लोकेशन इंग्लैंड से पाकिस्तान कर दी गई है। करीबन 150 इंग्लिश शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान पहुंचे। बार्मी आर्मी 2005 के बाद पहली बार पाकिस्तान जो है वो पहुंची है। इंग्लिश शायकीन क्रिकेट दुनिया भर में अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों का सफ़र करते हैं। पाकिस्तान और इंग्लिश टीम के दरमियान 1 दिसंबर को जो पहला टेस्ट है वो रावलपिंडी में होना है। ठीक हो गया शुएब। एक और बात अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें जो आज के दिन के हवाले से इम्पोर्टेंट है, वो ये कि जंगों में कीमियाई हथियारों के मुतासरीन जितने भी थे उनकी याद का दिन आज मनाया जा रहा है। हर साल 30 नवंबर को कीमियाई जंग के मुतासरीन को खिराज तहसीन पेश किया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि दुनिया को कीमियाई हथियारों से छुटकारा दिलाया जाए। इसलिए हर साल कीमियाई हथियारों के फैलाव की रोकथाम के आज़म का इयादा किया जाता है और कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल को ख़त्म करने के लिए जिनेवा कन्वेंशन समेत कई बैनुल-अक़वामी समझौते किए गए हैं। जिनेवा कन्वेंशन पर 1993 में पेरिस में मुज़ाकरात हुए थे और ये जो कन्वेंशन था ये 1997 में नाफिजुल अमल हुआ। आज 192 ममालिक इस कन्वेंशन के फ़रीक है और इस कन्वेंशन के तहत कीमियाई हथियारों पर पाबंदी भी लगाई गई है। और पहली आलमी जंग के दौरान जहरीले मादों का वसी पैमाने पर इस्तेमाल जिससे 1 लाख से ज़ायद अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और इसके बाद
कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए कोशिशें की गई। इसका मकसद ये है कि जंगों में कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल रोका जाए। यही वजह है कि अभी हम देखते हैं कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पे काम हो रहा है और बहुत से ममालिक जो है वो कीमियाई हथियारों की जो दौड़ है उससे बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि जितने भी ममालिक इस वक्त दिफाई सलाहियत के लिए एटमी प्रोडक्ट्स जो है वो बना रहे हैं या रखते हैं, वो सिर्फ अपनी दिफाई सलाहियत के लिए होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल पुरअमन तरीके से किया जाता है, अमन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसको यूज़ नहीं किया जाता बिला ज़रूरत। बिल्कुल, चलें जी बढ़ते हैं आगे। एक और ख़बर हमारे पास है, वो भी जीत से मुताल्लिक है। आज हम प्रोग्राम के आगाज़ में भी कुछ जीत की बात की थी। पाकिस्तानी वेट लिफ्टर मुस्तफ़ा बेग का जिक्र करते हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड में जारी कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल्स जीतकर सबसे लाली परचम बुलंद किया है। ऑकलैंड में जारी इस इवेंट में पाकिस्तानी पावर लिफ्टर मुस्तफ़ा बेग 110 किलोग्राम वजन की कैटेगरी के 4 मुख्तलिफ मुकाबलों में चांदी के तमगे जीते हैं और इवेंट में बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वेल्स, न्यूजीलैंड, भारत और आयरलैंड समेत 43 ममालिक ने हिस्सा लिया। मुस्तफ़ा बेग खेलों में हिस्सा लेने वाले वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। 2019 में एशियन चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान के लिए 2 गोल्ड मेडल्स लाए थे, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 4 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगी और इख्तिताम पजीर होने से पहले ही हमारे पास उसकी कामयाबी की खबरें बहरहाल आना शुरू हो चुकी हैं। तो अब हमें वापस एक खबर और शेयर करनी है आपसे, दैट इज़ रिलेटेड टू फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप और उसमें लोगों से मुतालिक आज हम बात करेंगे। कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप सनसनीखेज मुकाबलों की खबर हम पहले आपसे शेयर कर चुके हैं, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप 2022 के जो लोगो है इसके पीछे छुपी हकीकत आपको बताते हैं कि हर वर्ल्ड कप से कबल एक लोगो जारी किया जाता है। कतर में जारी वर्ल्ड कप कालेब नामी लोगो जो है वो शाया किया गया था और इसकी जो तख्लीक करने वाली मार्केटिंग टीम है उसने ये बताया कि पहली नज़र में कतर में पहना जाने वाला एक कपड़ा हेड ड्रेस जिसको कहते हैं काइंड ऑफ स्कार्फ, उसको मुतारिफ करवाना था। तो फीफा के मुताबिक लाइव एक तफरीही और शरारती किरदार के तौर पर पेश किया गया है जो इवेंट में शायकीन के दिलों पर मुस्कुराहट बिखेरी, जबकि इसे इवेंट के लिए खुशकिस्मती की अलामत भी समझा जाता है। चलें जी, क्या बात है जी। ये तो लोगों से मुतालिक भी आज हमने बात की। वैसे हम आपको याद है पहले मैंने ट्रॉफी के मुतालिक बताया था कि ट्रॉफी कितनी महंगी है, कब तक के लिए ट्रॉफी म्यूजियम में रखी जाएगी। देते नहीं है ना, कॉपी देते हैं, सोने वाले नहीं देते, चांदी वाली देते हैं। हाँ। तो आज हमने कहा लोगों से मुतालिक बात करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अपने मेहमान की तरफ बढ़ते हैं और पाकिस्तान के हशाम हादी जिन्होंने भारत को भारत ही में शिकस्त दी है। एशिया कप यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप पाकिस्तान के नाम हुई है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली यहाँ पर होने वाली स्क्रैबल चैंपियनशिप हशाम हादी ने भारत के मधु गोपाल कुमार को शिकस्त देकर इवेंट अपने नाम किया है। एशियन चैंपियनशिप में 11 ममालिक के 60 प्लेयर्स के दरमियान मुकाबला था। तो हशाम से गुफ्तगू करने से पहले छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हशाम से पूछेंगे कि हशाम इतने इवेंट्स में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी भारत में होने वाला ये इवेंट कैसे पार्टिसिपेट हुआ, वाज दैट वर्चुअल वन और व्हाट, तो इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। हमें सब्र अता कर, दुश्मन के खिलाफ साबित कदम रख और हमारी मदद फरमा या अल्लाह। मैं उस्मान की मौत का इंतकाम जरूर लूंगा तातार। आपके इंसाफ पर भरोसा है। हमें लगता था कि आप राज रख सकते हैं पाशा। माफ कीजिएगा मुझे। हर मुल्क में दूसरे ममालिक के जासूस होते हैं। हमें उस जासूस का लाजमी पता लगाना होगा। कोई मुखबिर है पाशा। अब्दुल हमीद को कोई सबूत नहीं मिलेगा। हम उन्हें रोकेंगे पाशा। उस्मानी पाशाओं में सबसे वफादार पाशा भी हमारी तरफ है। मैं उस पाशा का नाम सुल्तान अब्दुल हमीद को क्यों नहीं दे सकता, खास तौर पर अगर वो तहसीन पाशा। तुमने गलत आदमी का इंतखाब किया है फौद। रोशनी पर निशाना लगाओ। तहसीन पाशा, आपको फौरी तौर पर मुतमिदा आला की ओहदे से बर्खास्त किया जाता है।
वेलकम बैक नाजरीन। हशाम हादी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हादी, बहुत मुबारकबाद आपको, आपने चैंपियनशिप जीत ली। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे हशाम। ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे, भारत जाकर ये मुकाबला, प्रेशर था नई दिल्ली जाना, वहाँ जाकर फिजिकल मुकाबला, चूँकि ज़ाहिर है भारत और पाकिस्तान मैच कोई भी हो, यानी खेल का मैदान कोई भी हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है प्लेयर्स पर, ऐसा ही था आपके साथ? जी बिल्कुल, प्रेशर तो मुझे था क्योंकि उनका भारत के अंदर ही टूर्नामेंट था और मुझे भारतीय ही खिलाड़ी से फाइनल मैच हुआ, तो ऑब्वियसली प्रेशर तो होता है, बट मैंने अपने प्रेशर को कोशिश करके काबू किया और मैंने जितना हो सका मेरा बेस्ट दिया और जिसकी वजह से मैं अपना टूर्नामेंट जीता। और ये आपकी ट्रॉफी है जो आपके बैकग्राउंड में नजर आ रही है, जो आप जीत के लाए हैं पाकिस्तान। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा हशाम, थोड़ा सा जानना भी चाहेंगे, नॉर्मली हम देखते हैं कि खेल के मैदान में अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो भारत पाकिस्तान तो बहरहाल नहीं आता, डरते हैं वो, लेकिन जिस तरह आप वहां गए तो ये प्लान सारा किस तरह से होता है? क्योंकि नॉर्मली तो इवेंट्स वर्चुअली हो रहे थे पहले, जितनी बार भी हमने आपसे बात भी की, अभी फिजिकल इवेंट था, तो पाकिस्तान से कितने प्लेयर्स गए, कैसे इसमें आप लोग क्वालिफाई करते हैं, कैसे जाते हैं, सारा प्रोसीजर क्या होता है? दरअसल ये मतलब 13 खिलाड़ी सेलेक्ट हुए थे पाकिस्तान की तरफ से, बेस्ट यूथ खिलाड़ी थे, 13 बेस्ट यूथ खिलाड़ी पाकिस्तान के, और ये रेटिंग के बेसिस पे और जो नए खेल के बेसिस पे जो मतलब टूर्नामेंट्स करवाए थे उसके अंदर जो बढ़ते हुए खिलाड़ी थे उन्हें भी लेकर गए थे। इसके अलावा जो प्रोसीजर था पाकिस्तान से वहाँ इंडिया जाने का, उसके अंदर हमारे इंडिया वालों ने बहुत मदद की और वो बहुत सपोर्टिव, बहुत हेल्पफुल थे हर मामले के अंदर कि हम वहाँ जाएं, वहाँ रुकने, वहाँ टूर्नामेंट खेलें, और यहाँ तक कि वापसी के लिए भी बहुत सपोर्टिव थे। तो मतलब ऐसा कोई मतलब मुझे कोई महसूस नहीं हुआ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात शेयर आपने की। तो कितने दिन आपका स्टे था वहाँ पर, और इस चैंपियनशिप में ज़्यादा मसरूफ आप रहे, बट उसके अलावा क्या विजिट भी आपने किया, कहीं घूमने फिरने भी गए? ओवरऑल आपके एटमॉस्फेयर कैसा था, कहाँ कहाँ गए, थोड़ा अगर शेयर करना चाहें तो। इंडिया का हमारा ज़्यादा दिन का वीज़ा तो लगा नहीं, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली हमारे एकेडमिक्स भी थे इधर, तो हम ज़्यादा दिन के लिए गए नहीं। तो मतलब लेकिन जितने दिन के लिए भी गए थे हम वहाँ इंडिया गेट गए और काफ़ी जगहों पे गए थे, अमृतसर की जगहों पे गए थे, और दिल्ली के अंदर भी जो मशहूर जगहें हैं वहाँ भी गए थे, हम फोर्ट्रेस भी गए थे। तो बहुत अच्छा रहा, जो और सब कुछ उन्होंने खुद ही ऑर्गेनाइज करवा के दिया था, तो सबसे बड़ी बात तो यही थी। सही, ज़बरदस्त। हशाम, आपके जो ओपोनेंट थे जिनको आपने हराया है, भारतीय प्लेयर, उनका नाम था माधव गोपाल, उनके साथ आपका जो मुकाबला था वो कैसा रहा और कितना क्लोज मुकाबला था आप दोनों का, कितने पॉइंट्स का डिफरेंस था? माधव के साथ तो मैं उसी टूर्नामेंट में 2-3 मैचेस पहले भी खेल चुका हूँ और कुछ हारा था और कुछ जीता भी था, तो बहुत टफ कंपटीशन, तो बहुत ज़्यादा ही टफ था, और वो हैं भी वैसे काफ़ी कम उम्र खिलाड़ी हैं, लेकिन बस एंड के अंदर मेरा आखिरी मूव जो थी जिसकी वजह से मैं जीता हूँ, तो उसकी वजह से बस स्प्रेड कुछ 50 पॉइंट के डिफरेंस से मैं जीता था, जिसकी वजह से मैं टूर्नामेंट जीत गया था। कौन कौन से 11 ममालिक थे जिनके प्लेयर्स यहाँ पर आए हुए थे? मतलब एशिया के ही सारे ममालिक थे, जैसे मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया और श्रीलंका हो गया, और भी सारे ममालिक थे। ठीक है, और पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी टॉप 10 में रहे हैं, ये एक इटसेल्फ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखें, एशियाई ममालिक में 60 प्लेयर्स और पहले 10 में 6 पाकिस्तानी, दैट मीन्स कि हम स्क्रैबल को बहुत सीरियस ले रहे हैं। जी बिल्कुल, ये स्क्रैबल को सीरियस लेने की वजह, एक मेन वजह यही है कि पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन, जिसमें बच्चे आते हैं और वो जो मेहनत करते हैं उन बच्चों पर, जिसकी वजह से ये सिला मिलता है। जितने भी बच्चे हैं मुझे मिलाकर, जितने भी टॉप 10 के अंदर 6 बच्चे, टॉप 15 के अंदर भी 9 पाकिस्तानी हैं, तो आप सोचें कि बहुत ज़्यादा ही मेहनत थी। और पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन, जिसके अंदर वसीम खत्री, सर तारिक परवेज़, सर इनायतुल्लाह और सर मोइज़,
ये सब बहुत मेहनत करते हैं बच्चों को ट्रेन करने के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ तक बच्चे पहुँचते हैं। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि टॉप 10 में 6 पाकिस्तानी खिलाड़ी थे। अच्छा हशाम, आप क्योंकि हर दफ़ा जब भी चैम्पियनशिप होती है तो ज़ाहिर है वोकैबलरी पे मज़ीद मेहनत करते होंगे आप। हर चैम्पियनशिप से पहले या हर मुकाबले से पहले आपको कितनी तैयारी करनी पड़ती है और आपका टारगेट क्या होता है कि कितने वर्ड्स आपकी वोकैबलरी में ऐड होने चाहिए? बस टारगेट तो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड ऐड करूं, क्योंकि पहले जितने होते हैं उनसे ज़्यादा ही ऐड करूं। और मैं मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की थी मैंने इस टूर्नामेंट के लिए, तो मतलब बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो मैंने मतलब डिक्शनरी होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर वर्ड याद करते हैं, तो बस उस पर ही मैं रोज़ वर्ड याद करता रहा। अब वर्ड तो पता नहीं कितने हो गए, तो इस वक्त एग्जैक्ट मुझे वो याद नहीं है। ओके। और पाकिस्तान में स्क्रैबल के मैदान में नंबर 1 कौन है? पाकिस्तान की ओवरऑल बात की जाए तो अनडाउटेडली एक ही नाम आता है, सर वसीम खत्री, जो कि पाकिस्तान के 10 टाइम नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। और अगर आप देखें तो जितने भी यूथ के बड़े खिलाड़ी आए हैं और जो आने वाले हैं, उन सब में ट्रेन करने में वसीम खत्री ही का हाथ है। तो मतलब सर वसीम तो मेरे हिसाब से बेस्ट ही हैं पाकिस्तान के। आपका पाकिस्तान में क्या नंबर है? करंटली मैं नेशनल लेवल पे मैं करंटली नेशनल लेवल पे पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के उससे सेकंड हूँ, तो मतलब एक नीचे ही हूँ उनसे, क्योंकि उस्ताद हमेशा एक कदम आगे ही रहते हैं। माशाल्लाह। क्या इस चैंपियनशिप में किसी भी मुकाबले में एज ब्रैकेट होती है कि एज के हिसाब से मुकाबला होगा? जी, इस चैंपियनशिप के अंदर ओवरऑल तो अंडर 18 का ही टोटल मुकाबला था जो पूरी चैंपियनशिप थी, बट जो अंडर 12 बेस्ट परफॉर्मर होता है, अंडर 14 का जो बेस्ट परफॉर्मर होता है, अंडर 16 का जो बेस्ट परफॉर्मर होता है, उन सबको भी अवार्ड्स मिलते हैं। और 18 प्लस जो लोग होते हैं उनके लिए अलग से कंपटीशन होते हैं, क्या होता है उनके लिए? जी, 18 प्लस के लिए फिर अलग चैंपियनशिप होती हैं। जैसे ये यूथ चैंपियनशिप होती हैं तो उनके लिए बस डायरेक्ट वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप होती हैं, तो 18 प्लस का अलग होता है। अच्छा वसीम, आप क्योंकि हशाम, आप क्योंकि पाकिस्तान में बहुत टाइम से आप स्क्रैबल में बहुत सारे आपने मेडल्स भी लिए हैं, बहुत सारे आपने कॉम्पिटिशन्स जीते भी हैं। पाकिस्तान के साथ अगर दूसरी कंट्रीज़ को कंपेयर करें, क्योंकि वहाँ पे और ममालिक भी मौजूद थे, क्या उनके प्लेयर्स भी आपको इतने स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, उनकी वोकैबलरीज भी इतनी अच्छी होती हैं जितनी पाकिस्तानी प्लेयर्स की होती हैं? जी, पाकिस्तान की जो मतलब मैं कहूँगा कि जो पाकिस्तान की टीम है और जो उनकी वोकैबलरी है, उनका इतना मुकाबला तो नहीं, बट इस टूर्नामेंट में जो अभी हमने हालिया ही देखा है, तो श्रीलंका और इंडिया के साथ, जो इंडिया तो बहुत ही ज़्यादा टफ टीम थी इस बार के लिए, और श्रीलंका भी बहुत टफ थी। तो मतलब ऐसा है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी टीमें बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। और जब वापस आए तो फिर वेलकम कैसा हुआ? चूँकि आपने जिस तरह से पहले भी कहा कि पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन बहुत अहम रोल प्ले करती है ऐसे इवेंट्स के लिए भी, तो वेलकम एसोसिएशन की तरफ से कैसा था? फैमिली का रिस्पांस कैसा था? वेलकम तो मैं अभी तक भुला नहीं पाया, बहुत बहुत अच्छा वेलकम हुआ था। नारे भी आए थे और बहुत सब लोग आए थे मुझे वेलकम करने, और बहुत अच्छा लगा मुझे। और हार वार भी पहना है और ये सब। ऐसा ही मोमेंट था शाम, जैसे पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच के बाद होता है, स्क्रैबल मैच के बाद भी वैसे ही था बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान इंडिया को अलग रखते हुए मैं ये स्क्रैबल मोमेंट, जो विनिंग वाला मोमेंट था, वो मेरे लिए पाकिस्तान होता, इंडिया जो भी, श्रीलंका होता, सामने कोई भी होता, मेरा विनिंग मोमेंट बस मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हालिया ही फाइनल्स में मैं बहुत पहुंचा हूँ, नेशनल में भी एक हारा था, तो बस यहाँ जाके मुझे जो जीता हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। ज़बरदस्त। और हशाम, वहाँ पे इंडिया में न्यू दिल्ली में जब आप लोग थे और ये सारा इवेंट हो रहा था, कैसा ऑर्गेनाइज हुआ था? कैसी फील आपको आई उनके इंतजामात को देखकर? कोई कमी कोताही नज़र आई हो? इसके अलावा क्या उस इवेंट को प्रॉपर्ली ब्रॉडकास्ट भी किया जाता है वहाँ पर किसी चैनल पर?
जी, कमी कोताही तो बिल्कुल नज़र नहीं आई और बड़ा वेल प्लान टूर्नामेंट था, वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट था। हर चीज़ टाइम टू टाइम करते थे। जो टाइम उन्होंने शेयर किया था टूर्नामेंट के लिए कि हर चीज़ लंच जो भी है टाइम, गेम के टाइमिंग्स और एग्जैक्ट टाइम पे शुरू होते थे, टाइम पे ख़त्म होते थे। तो उसके अलावा एक उनका मेरे ख्याल से कोई चैनल भी है रेडियो मिर्ची, तो शायद उस पर भी ये टूर्नामेंट शायद गए। ओके अच्छा, और इसके अलावा चूंकि आपने इससे पहले भी कहा कि वक्त तो मुख्तसर था, वीज़ा भी शॉर्ट था, आप ज़्यादातर इवेंट में बिजी रहे, दिल्ली गेट भी गए, बाकी कुछ जगहों पर भी गए, तो वहाँ पर जिस तरह आप गए, क्या आप लोगों से इंटरेक्ट भी करते थे या बस गए, विजिट किया और वापस आ गए? मैं इंटरेक्शन का इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब इंटरेक्ट करते थे तो रिस्पांस कैसा होता था वहाँ के लोगों का कि पाकिस्तान से हैं? बिकॉज हम इसलिए ये बात करें कि देयर इज़ अ टाइम नाउ कि हम ये ज़रूर डिस्कस करें कि पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है माजी में जो मामलात रहे, जो दुश्मनी रही, लेकिन इट्स टाइम हम रीजनल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ भी रहे हैं और इसके लिए पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बहुत अहम होता है। दिस इवेंट इज़ वन सच इवेंट जिसमें हम ये कर पाए हैं। आप लोग गए वहाँ पे, लोगों से इंटरेक्ट भी आपने फॉर श्योर किया होगा। जी बिल्कुल, जब हम जैसे इंडिया गेट पे अगर आप ले लें तो इंडिया गेट जब हम गए तो बहुत से लोगों ने मतलब हमें देखा, हमसे पूछा कि आप कौन हैं। तो मतलब जब हमने बताया कि पाकिस्तानी है तो मतलब कोई ऐसे चेहरे पे उनके हैरानी नहीं थी, मतलब खुशी थी उनके चेहरे पे और एक कोई मुझे दुश्मनी का तो कहीं से कहीं तक ज़र्रा भी नज़र नहीं आया। तो बहुत ज़्यादा खुश थे, यहाँ तक कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी। अच्छा, क्योंकि न्यू दिल्ली में था ये इवेंट, मैंने सुना है वहाँ के खाने बड़े मशहूर हैं, तो आपने कुछ स्पेशल खाया, कुछ शॉपिंग वगैरह की वहाँ से? जी शॉपिंग तो अमूमन करते ही हैं क्योंकि बाहर जाते हैं तो बाहर मुल्क जाके हम शॉपिंग तो करते ही हैं। शॉपिंग में हमने वहाँ के कुछ नमकीन और ये सब जो होते हैं उनकी जो फेमस डिशेस टाइप होती हैं वो मतलब उनके थोड़े से वो लिए थे और खाने तो उनके मतलब चटपटे खाने जो होते हैं उनके वो तो बड़े लाजवाब थे। क्या बात है। और इसके अलावा जो दीगर ममालिक से प्लेयर्स आए हुए थे, इंटरेक्शंस भी होती है, गपशप भी होती है, दोस्तियां भी होती हैं? जी बिल्कुल, मैं तो खैर ये मेरा पहला तो नहीं था, मैं पहले भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जा चुका हूँ और जितने आ रहे थे वो मुझे भी जानते थे, मैं भी जानता था, तो काफ़ी इंटरेक्शन हमारी हुई है और काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं हम। अच्छा, जब ये इवेंट ख़त्म हो जाता है शाम, उसके बाद भी कांटेक्ट रहता है दूसरे ममालिक के प्लेयर्स के साथ, या ऐसे होता है कभी कि आप ऑनलाइन आपस में बैठ के गेम खेलना शुरू करते हैं? जी ये तो काफ़ी अमूमन होता ही रहता है कि हम एक्सचेंज कर लेते हैं सोशल मीडिया पे अपनी जो भी आइडिया होती है, तो कभी दिल चाहता है तो साथ में खेल लेते हैं इंटरनेट पे, तो इतना ये तो कॉमन है हमारे उसमें। इंडिया होस्ट क्यों था इस इवेंट का? इंडिया होस्ट इसकी तो मुझे कोई खैर वजह तो नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से शायद ये वजह थी कि पहला एशिया कप का, ये पहला साल था एशिया कप का, तो शायद आइडिया उनके दिमाग में आया था या कुछ इस वजह से उनका ही होस्ट वो हुआ था। ओके और एक चीज़ और भी जानना चाह रहे हैं आपसे, इससे पहले भी जब हम स्क्रैबल के मैदान में बात करें, कुछ प्लेयर्स से हमारी गुफ्तगू भी हुई, ज़्यादा प्लेयर्स हमें कराची से नज़र आते हैं। एक तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि जो 10-15 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट होते हैं ऐसे इवेंट के लिए, चैम्पियनशिप के लिए, किस किस शहर से ताल्लुक़ था उनका? क्या बड़े शहरों से ही हमें बच्चे नज़र आ रहे हैं या किसी गाँव से बच्चा वो भी पार्टिसिपेट कर रहा हो, आपने देखा हो आपके इस ग्रुप में? जी अभी तो फ़िलहाल वैसे कराची से थे, सारे बच्चे कराची से थे, बट ये स्क्रैबल जितना जितना फैल रहा है और लग रहा है कि और भी खैबर पख्तूनख्वा से और ये लाहौर से जो बच्चे आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो पहले स्क्रैबल के अंदर थे, एक हमारे ही मतलब समझ लें आप कि कॉम्पेट्रिएट थे, वो रावलपिंडी से थे और वो स्क्रैबल खेलते थे और उन्होंने काफ़ी पोजीशन नेशनल्स में भी सेकंड आ चुके हैं और इंटरनेशनली भी बहुत सपोर्ट किया। अब्दुल्ला अब्बासी मैं बात कर रहा हूँ उनकी, वो रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखते थे और वो स्क्रैबल खेलते थे और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। तो मतलब स्क्रैबल तो मेरे ख्याल से अब बढ़ रहा है पाकिस्तान में और जैसे जैसे बढ़ेगा नाम बना रहे हैं। स्क्रैबल में भी हम देखते हैं कराची के बच्चे बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हैं, पढ़ाई में भी इतने ही तेज़ होते हैं। मतलब कोई ख़ास वजह है कराची में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है खेलों की?
मेरे ख्याल से शायद इस वजह से कि कराची बहुत बड़ा शहर है, या जिसे आप कह लें एक हब है कराची हर उसका, तो मेरे ख्याल से क्या पता इस वजह से ही कराची के अंदर ज़्यादा वो उभर रहे हैं, सितारे उभर रहे हैं। पॉपुलेशन इज द रीजन मे बी। थैंक यू सो मच। हशाम हादी साथ मौजूद थे और अपनी इस चैंपियनशिप से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। रादर वी वर सेलिब्रेटिंग टुगेदर उनकी ये सक्स, जिस पे उन्होंने ये भी कहा कि जब वो पाकिस्तान वापस आए तो जो वेलकम उन्हें दिया गया वो आज तक भूल नहीं पाए। अभी तो रिसेंटली ज़ाहिर है वापस आए हैं, ऐसे किसी भी इवेंट में जब वो जाते हैं पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरह पाकिस्तान का परचम बुलंद करते हैं तो फॉर श्योर उनको इसी तरह से वेलकम किया जाता है। लेकिन एक पाकिस्तानी का भारत में जाकर भारतीय ही प्लेयर को शिकस्त देना, चूँकि रिवायती हरीफ है पाकिस्तान भारत, तो इसलिए हम उसको ज़्यादा चेरिश भी करते हैं, ज़्यादा सेलिब्रेट भी उसको करते हैं। तो लेट्स सी आइंदा आने वाले किस इवेंट में हशाम अब पार्टिसिपेट करेंगे और विल ट्राई टू हैव वसीम खत्री अगेन सम डे टू डिस्कस कि कैसे वो लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, बिकॉज ज़्यादा ट्रेनिंग तो उनकी है ना ज़्यादातर। बिल्कुल, उनकी ट्रेनिंग के बारे में भी पूछेंगे और लड़कियों के हवाले से भी स्पेशली पूछेंगे कि क्या वो भी स्क्रैबल खेलती हैं, क्योंकि अभी तक जितने प्लेयर्स के नाम हमारे सामने आ रहे हैं वो लड़के हैं। तो ये भी हम वसीम से जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हमारे अगले मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। England returned to Pakistan after 17 long years. Under Ben Stokes, England are a resurgent side. But they are up against Babar's fighting unit on the Shaheen's home turf. This will be a test of nerves, strategy, strength and composure. Watch the historic Pakistan versus England Test Series 2022 live and exclusively on PTV Sports HD. वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं इकबाल के अफकार से मुतालिक, इकबाल की तालीमात से मुतालिक। क्या खूब कहा है किसी ने, इकबाल जो इकबाल है, इकबाल हमारा। हमने तो इकबाल से बहुत कुछ सीखा, लेकिन हमारे रीजन के जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पे इकबाल को बहुत समझने की कोशिश भी की गई, उनकी तालीमात से रहनुमाई भी ली गई। और स्पेशली जब हम तुर्किया की बात करते हैं, हमारा दोस्त मुल्क तुर्की जो पहले था अब तुर्किया हो गया, तुर्किया में बहुत पसंद किया जाता है इकबाल के कलाम को, इकबाल की अफकार को, इकबाल की सोच को, इकबाल के फ़लसफ़े को। वहाँ पे उसका बाकायदा तर्जुमा भी किया जाता है, उसको ट्रांसलेट भी किया जाता है।
और वहाँ पे इसको पजीराई मिलने की बड़ी वजह क्या है, ये हम डिस्कस बिल्कुल। और इस अहम मौजू पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर इकबालियात, सफ़ीर इकबाल हुकूमत पाकिस्तान बराए ईरान, तुर्की, अफ़गानिस्तान व सेंट्रल एशिया, जनाब डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ रफ़ीकी साहब ने आज हमें ज्वाइन की है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज आपने ज्वाइन किया, हमें वक्त निकाला। सर सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, जब दीगर ममालिक की हम बात करते हैं, ख़ित्ते के दीगर ममालिक में जहाँ इकबाल को पजीराई मिली, मकबूलियत मिली, तुर्किया, आपके ख़्याल में क्या वजह बनी? तुर्किया में इकबाल मकबूल क्यों, कब, कैसे हुआ? मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने हज़रत अल्लामा की तकरीबात के सिलसिले में इस अहम इवेंट का इनेकाद किया है। न सिर्फ तुर्किया बल्कि ख़ित्ते के तमाम ममालिक में इकबाल को पजीराई मिल रही है। बुनियादी वजह इकबाल का वो फ़लसफ़ा है, इकबाल की पैगाम का वो ज़ोर है जिसने जोग्राफियाई हुदूद को समेटते हुए, लिसानी और सकाफ़ती हुदूद को समेटते हुए वो जो आलमगीर इस्लामी उम्मा का तसव्वुर है, उस वहदत के फ़लसफ़े को हज़रत अल्लामा ने नील के साहिल से लेकर ताबख़ा के काशगर का जो तसव्वुर दिया, बुतान रंग व खून को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, वो मिल्लत का जो तसव्वुर है, न तूरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफ़गानी। ये तूरान, ईरान, जोग्राफिया, रंग, नस्ल, लिसानियात से बालातर हो के जो इकबाल का पैगाम है वो काबिले तहसीन है। इकबाल की पैगाम का वो ज़ोर, इसकी वजह से इन्होंने न सिर्फ मशरक़ के ममालिक में नफूज़ व असर किया बल्कि मगरिब में भी इस वक्त इकबालियात एक अहम सब्जेक्ट बनता जा रहा है। और क्या ही बेहतर हो कि हमारे दिगर ममालिक की निस्बत हमारे यहाँ जो इकबाल पजीरी है वो इंतहाई कम है। मैं इंतहाई तासुफ़ के साथ कहता हूँ, क्या ही बेहतर होगा कि हमारा फेडरल गवर्नमेंट जिसने इस इवेंट का इनेकाद किया है, महीना नवंबर जो तकरीबात ये इकबाल के सिलसिले में इन्होंने तफवीज़ किया है, तो ये हर साल पूरे नवंबर के महीने में इकबाल के अफकार की तरवीज व इशाअत के लिए एहतमाम नागुज़ीर है, ताकि हम इस खत्ते में जो स्ट्रेटजिक रोल है पाकिस्तान का, एक इस्लामी नज़रियाती ममलिकत का जो तसव्वुर है, गोया इकबाल हमारा GHQ है, नज़रियाती GHQ है। अगर हमारा नज़रियाती GHQ जितना मजबूत होगा, इकाइयाँ इतने हमारे मजबूत होंगे और वफाक हमारा इतना ही नज़रियाती तौर पे मजबूत होगा, तब जो इस्लाम के किले का तसव्वुर है वो शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। सही सर, जब इकबाल के अफकार की हम बात करें, हर मुल्क की ज़रूरियात, उसके नज़रियात, तहजीब सब मुख्तलिफ होता है। तुर्किया, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये तमाम ममालिक वो हैं जिनकी ज़रूरियात या तहजीब हमसे थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, इनका रहन सहन हमसे मुख्तलिफ होगा। इकबाल के अफकार में ऐसी कौन सी बात है जो इन ममालिक की ज़रूरियात की तशफ़ी करती है? बजा फरमाया आपने, बहुत बुनियादी क्वेश्चन आपने रेज़ किया। बुनियादी तौर पे वो जो एक हमारा मशरिक़ व मगरिब का जो तसव्वुर है, यानी हज़रत अल्लामा के मुतालिए, मुशाहिदे और तजुर्बे का जो निचोड़ है उनके कलाम में, उन्होंने मशरिक़ व मगरिब के उलूम कदीम व जदीद को न सिर्फ पढ़ा समझा बल्कि ख़ुद मशरिक़ व मगरिब के असफ़ार करके, वहाँ के सफ़र करके जो नताइज अख़ज़ किए पूरी आलम इंसानियत के लिए, वो काबिल दीद है। तब तो अल्लामा ने कहा था कि मशरिक़ से हो बेजार, न मगरिब से हज़र कर, फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर। अब इंसानियत के ये दो बाल वपर जो है, इसका तकाजा ये है कि वो जो डायलॉग बिटवीन सिविलाइजेशन, ये जो क्लैश बपा है इस वक्त मशरिक़ व मगरिब का जो तसादुम है, फ़िक्री, तहजीबी, मजहबी, इनसे बालातर हो कि इंसानियत की फलाह व बका के लिए इस्लाम का जो आलमगीर पैगाम है, कमा हक़्क़हू, उसकी रूह तक पहुँचने के लिए अल्लामा ने अपने नज़रियात को तश्कील दिया। तो इन ममालिक में
अलामा के वो तासुरात, आपने बहुत बुनियादी क्वेश्चन रेज किया। सकाफती तौर पे हमारा एक दूसरे खिते के रीजन के जो ममालिक है इनके फ़र्क ज़रूर है, लिसानी हवाले से फ़र्क ज़रूर है, मगर अगर आप हरम शरीफ में जाके बिला तमीज़ शर्क़ व ग़र्ब, बिला इम्तियाज़ लिसान व सकाफ़त एक ही अल्लाह अकबर पे काले, सियाह, सफ़ेद, अरब, आजम सारे सजदरेज होते हैं। आपकी आवाज़ सर नहीं आ रही, बट एनीवे कंटिन्यू करेंगे। छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना है, न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इकबाल की फ़िक्री सोच से मुतालिक, बिलखुसूस इस तनाजुर में कि ख़ित्ते के दीगर ममालिक किस तरह से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, और जिस तरह हमारे मेहमान ने कहा ना कि बड़े दुख की बात है कि हम उस तरह से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर रहे जैसे कि ख़ित्ते के दीगर ममालिक जो दूसरी कौमें हैं जिस तरह से वो इकबाल को पढ़ती हैं। ये कितना अहम है, इस पर आज हमारी गुफ्तगू चल रही है। हमारे इकबालियात सफ़ीर इकबाल हुकूमत पाकिस्तान बराए ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान व सेंट्रल एशिया जनाब डॉक्टर अब्दुर्रऊफ़ रफ़ीकी साहब साथ मौजूद हैं। सर प्लीज़ अपनी बात मुकम्मल भी कीजिएगा। जैसा सलमा ने भी आपसे सवाल किया था दीगर मुल्कों से मतलब दीगर अक़वाम जिस तरह से इकबाल को पढ़ती आई हैं और फ़ायदा हासिल करती आई हैं, बड़ा अहम है। इस पर जितनी आपकी ज़ाहिर बात है बड़ी अहम है। प्लीज़ अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा जो ब्रेक से पहले हम कर रहे थे। अच्छा जी, मशकूर हूँ। मैंने ये बताया था कि पूरी इस्लामी उम्मा के पास मौलाना रूमी और गज़ाली के बाद अगर कोई रिफॉर्मिस्ट है, अगर कोई थिंकर खिताब कर रहे हैं, बरारास्त आपको लिए चलते हैं। Brief statement. So I also promise you that I will try to be as brief as possible, no matter how long it takes. So let me also start by welcoming you to this International Summit on Higher Education and Workforce Development being organized by the USAID funded HESSA project. This is a very timely initiative within the context of Pakistan's development priorities. And just as Honorable Ambassador was mentioning that every time we meet, my first agenda item on table is US-Pakistan Knowledge Corridor. And how can we have more bright Pakistani students in the top US universities? And this is because I am personally a beneficiary of US education. Dr. again Keith Gruber gave his story, and I think I can also relate my personal story of education and development. I do not come from any feudal family. I do not come from any industrialist family. I come from a middle class family, but I have risen through the echelons of power to the highest positions of office in Pakistan, not by virtue of any wealth, by the virtue of the education I had. And therefore I feel it as my personal commitment that just as education has helped me reach the highest echelons of my country, every young boy and girl has that fundamental right that education should be available to him or her to rise through societies and achieve his or her dreams. I still remember in 1983 when I was writing my admission essay to the Wharton School, one of the questions was, if you are admitted, where do you see after graduation in 10 years? Where will you be in life? And I remember I had written that in 10 years after the completion of my education, I will like to serve my country as a public representative or in public service. So in 1986, I graduated from Wharton. I returned immediately, took first flight back home, and in 1993, I took oath of office as member of the National Assembly. So in 7 years, my dream was realized on account of the education that I achieved. So therefore, it is our duty to similarly empower each and every boy and girl of our country that through education they should be able to achieve their dreams in life.
And this country has so much to offer, provided we all work hard with good education to achieve our dreams. The US government's support for Pakistan's higher education system has a long history. It ranges from primary and basic education to establishing centers of excellence to strengthening overall higher education systems. I am glad that this support is continuing, and lately HESA project is becoming another important initiative. The government of Pakistan highly appreciates this support. Higher education has a very important link with development. It is very well recognized, and therefore, in both the initiatives that I happen to be involved in, Vision 2010 in 1998 and Vision 2025 in 2014, higher education and education was the centerpiece of the model of development that we developed. We are gathered here because we all believe in the power of education, the key force that will contribute to the social and economic uplift of Pakistan. I am pleased to note that the focus of the summit and the planned deliberations are very relevant for resolving the dilemma of connecting higher education to workforce development in Pakistan. Pakistan's estimated youth unemployment is between 8.5 to 10%, with 80% youth workforce having low level of education and poor skills base, primarily due to the gaps in quality, access, and relevance of the skills vis-a-vis what is needed in the market. Therefore, we have now developed a 7-point framework of excellence in higher education, which we hope Higher Education Commission will introduce next year to carry out a performance audit of each and every university of Pakistan. And the 7 pillars of this framework are: 1, academic excellence; 2, research and innovation; 3, industry-academia linkage. How much is that education relevant with the marketplace? 4th, what is the community engagement of that university? University isn't just supposed to be an ivory tower with all the professors and students having cream of the society there and no relevance with the outside society. Universities should also be place of engagement with community and have their social contribution. 5, what is the technology capability of the university? How well is university placed for technology enablement of the students as well as its own function? Because for 300 years, the model of higher education did not change much because there was no technology in it. But now, because of this technology that has redefined our society and redefined the whole paradigm of education, particularly after COVID as well. So it is very important that universities are very strongly prepared for this, embracing the technology challenge. Then, how good is the corporate governance of a university? Because university is not just about teaching, it also is an organization, and it must be a high-performance organization. So how well is university managed to be a high-performance organization, and that depends how well it internally manages its systems. And then finally, what is the quality of the product? What kind of product is that university producing? What are the skills that university is producing in its final product, both in terms of the technical skills and in terms of the human skills that are required for success in life? And simultaneously, do those students also carry a responsible citizen training as part of that education or not? So this is a 7-point framework that we will adopt from next year and carry out an audit of each and every university. And then we also intend to establish a league system like British football, because we cannot just have premier universities, because we have a basic issue of access also. There are remote areas, underdeveloped areas. Not every poor child can come to big cities and have education.
So there will be a national league of universities whose basic job will be to provide access to each and every young boy and girl to realize his or her dream of higher education, at least basic higher education. And then there will be a Premier League, which will be the best and the most well-performing universities who will be then nurtured to join the Global League of Good Universities. They should qualify to become one of the top 200 universities in the world. So that is our vision of higher education, and we are committed to realizing it. Our youth has invested and continues to invest its faith and resources in the country's higher education system, but they are not being rewarded with the secured livelihoods after they graduate, regardless of the career path they choose. Youth in Pakistan are not only concerned about their education future, but also about their livelihoods, their mental health and well-being. That is why our ministry has already developed mental health psychosocial support handbook. Therefore, mainstreaming this group and its energy into socio-economic development process will be critical to the overall socio-economic development of Pakistan. The access to higher education is one of the keys to growth and development. Our government is committed to provide access to education to underprivileged segments of our society. Through higher education, they can bring them to mainstream, and that is only possible by providing equitable access to education, as I said. And we are committed to do so. Not only education, our government recently announced youth development program under which our government will provide 20,000 paid internships to our young graduates. We also are launching a 5,000 scholarships for students from backward areas of Pakistan to give them access to quality education. Higher education institutions have a key role to play in developing capacities and skills of graduating students so that they can successfully respond to the demands posted by the rapidly changing labor market and industry needs, innovation and technological advancement. While the reskilling and restructuring of our workforce are imperative at this point, an important first step in this direction will be to have a good assessment of skills needed to support the future growth patterns. The government of Pakistan welcomes this opportunity as it is very much aligned with the ongoing policy-making process. I will go on to say that the 21st century universities have moved away from the traditional higher education that focuses on disciplines in silos. Now it is about producing well-rounded, responsible citizens of the globe who are resilient and have the mind skills of learning and relearning to adapt to fast technological, environmental, social and economic changes. This not only implies changes in curriculum and teaching practices for our higher education institutions, but also expanding the ambit of university, building strategic. वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी व तरक्की एहसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे थे। वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ। हम इससे पहले बात कर रहे थे इकबाल की फ़िक्री सोच से मुताल्लिक़ और किस तरह से दीगर अक़वाम ख़ित्ते के दीगर ममालिक उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुर्रऊफ़ रफ़ीकी साहब। डॉक्टर साहब दोबारा उस तरफ आएंगे, इसी मौजू की तरफ अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह आप गुफ्तगू फरमा रहे थे कि कैसे दीगर अक़वाम उससे फ़ायदा उठा रही हैं और पाकिस्तान में उस तरह से फ़ायदा नहीं उठाएगा, जो कि दुख की और ताज्जुब की बात भी है। चलें दोबारा से हम राब्ता बहाल करते हैं। हम बात कर रहे हैं जिस तरह अल्लामा इकबाल के कलाम को दुनिया भर में पज़ीराई मिली। शायर मशरिक़ तो कहा गया, लेकिन मगरिब तक उनको वैसे ही पज़ीराई मिली और वैसे ही उनका कलाम वहाँ पर पढ़ा गया और आज तक यानी इस दौर में भी उनके कलाम की उतनी ही रेलेवेंस है, उतनी ही सिग्निफिकेंस है। नो डाउट शेब, आज तक उनके कलाम को जिस तरह हम देखते हैं हम उससे रहनुमाई हासिल करते हैं, चाहे वो खुद ही का फ़लसफ़ा हो, चाहे वो नौजवानों के लिए पैगाम हो, चाहे उसमें फ़िक्री असास का जिक्र हो या उस वक्त जो रिक्वायरमेंट्स थी वो रिक्वायरमेंट्स आज भी रेलेवेंट हैं। आज भी नौजवानों को इकबाल की तालिबात से सीखने की ज़रूरत है। इकबाल ने जो फ़लसफ़ा दिया था खुद ही का, जो शाहीन का तसव्वुर था इकबाल का, वो हमारे नौजवानों में पैदा करने की ज़रूरत है। और हमारे वो नौजवान नस्ल जो इस वक्त ज़ेरे तालीम है
जो कच्चे जहनों को पोल्यूट कर दिया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो आज भी उतना ही रेलिवेंट है इकबाल जैसे 1947 के वक्त जब पाकिस्तान बना था उस वक्त जैसे रेलिवेंट था, जैसे इकबाल की सोच से इस्तेफादा हासिल करते थे नौजवान। और इसी तरह दूसरी पार्टीज बच्चों के माइंड को पोल्यूट करने की कोशिश करती थी, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करती थी, आज भी वही हो रहा है। डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब साथ मौजूद हैं आप? जी बिल्कुल। ग्रेट। सर माजरत, थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ा, थोड़ा सा डिले था। अपनी बात सर प्लीज़ मुकम्मल कीजिएगा। जो हम बात कर रहे थे कि दीगर ममालिक ख़त्ते के दीगर ममालिक, दूसरी अक़वाम जिस तरह वो इकबाल की फ़िक्री सोच से आज तक इस्तेफ़ादा हासिल करती हैं, जो रेलेवेंस आज तक इकबाल की है, जो कि आइंदा आने वाले वक्तों में भी हमें नज़र आएगी, बिकॉज उनकी जो इंस्पिरेशन थी वो कुरान थी, वो हदीस थी। इसमें कोई शक नहीं है, ये कुरान फहमी जो है वो हज़रत अल्लामा के कलाम में रची बसी है। चूँकि माज़रत के साथ, चूँकि कुरान करीम परवरदिगार का आखिरी पैगाम है बनी नौ इंसान के दरमियान, तो बनी नौ इंसान के लिए। अब हज़रत अल्लामा ने सफ़र अफ़गानिस्तान से वापसी पे 2 नवंबर 1933 को चमन से इंटर होके जब वो खोजक पहाड़ी पे जा रहे थे, क्रॉस कर रहे थे और कोयटा पहुंच रहे थे, वो यखबस्ता रात अल्लामा की कोयटा में थी, तो सैयद सुलेमानी ने यही क्वेश्चन उनसे रेज किया है कि आपके कलाम कुरान फहमी का जो उनसर है वो बड़ा डोमिनेंट है, इसका सबब क्या है? अल्लामा साहब ने बताया था कि मैं बचपन से बिलानागा तिलावत किया करता था। एक दिन मुझे वालिद साहब ने कहा कि बेटा ग्रेजुएशन के बाद मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। तो ग्रेजुएशन के बाद एक दिन मैं हस्ब मामूल तिलावत में मसरूफ़ था सवेरे, तो वालिद ने मुझे कहा कि कुरान शरीफ क्या कर रहे हो? मैंने कहा तिलावत। कहता है बेटा कुरान शरीफ रखे, मुझे ज़रा सुनिए, आज वो गिफ्ट आपको दे रहा हूँ। देखिए जी, बहैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान है कि परवरदिगार का आखिरी पैगाम कुरान करीम है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन है। तो आपको कुरान की रीडिंग से सवाब जो मिलने हैं हर्फ पे, रुकू पे, आप कत नज़र इसके कि आज आपने सिपारा पढ़ा, सुल्स पढ़ा, निस्फ पढ़ा और रुब पढ़ा और मंजिल पढ़ के आप तिलावत कर रहे हैं, नहीं, वो सवाब तो आपको मिलना है। कुरान फहमी शर्त है। आप इस अंदाज से पढ़िए कि गोया डायरेक्ट जिब्राइल आपके पास आके आपको खुदा का पैगाम दे रहा है। अल्लामा फरमाते हैं कि उसके बाद जब भी मैं कुरान शरीफ खोलता और एक आयत का मैं तिलावत करता तो दिन भर उस आयत के तफहीम, इसरार व रमूज मेरे फ़िक्र में इर्तियाश करता रहा, बाज़गश्त करता रहता और वो जो तफहीम में आख़ज़ करता वो मेरे कलाम में उसका इनेकास होता था। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान मरहूम ने इकबाल और कुरान पे कोई 800 सफ़े के है, बहुत अमीक, तो यही एक पैगाम है। उसके बाद जब वो सफ़र अफ़गानिस्तान तशरीफ़ ले गए थे तो नादर शाह दुर्रानी से जब 28 अक्टूबर को मुलाकात होनी थी 1933 काबुल यूनिवर्सिटी की निसाब की तश्कील के सिलसिले में, तो हज़रत अल्लामा ने देखा, उनको कुरान करीम का नुस्खा पेश किया। मैं सोचता रहा कि मैं एक आज़ाद इस्लामी मुमलिकत के सरबराह को क्या तोहफ़ा पेश कर सकूं, तो उन्होंने कहा मुझे कुरान से बड़ा तोहफ़ा नज़र नहीं आया जो खुदा की तरफ से इंसानों के लिए एक अजीम तोहफ़ा है, तो मैं आज आपको ये पेश कर रहा हूँ। तो अल्लामा तो फना फिल कुरान और फना फिर रसूल थे, इसमें कोई शक नहीं है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत आपने नरेट किया उस सारे फ़लसफ़े को जो इकबाल साहब, और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि जैसे इकबाल ने जिस तरह कुरान फहमी को अपना शार बना लिया, जिस तरह उन्होंने कुरान को समझा, और फिर अल्लाह ताला का ख़ास करम था कि इतने सारे शोरा में अल्लाह ने इकबाल का इंतखाब किया कि वो दूसरों को एक नई राह दिखाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आज की इस नशिस्त के लिए। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर? नगमा खुजा वमन खुजा साजो सुखन बहानाइस्त। हज़रत अल्लामा फरमाते हैं कि नगमा खुजा वमन खुजा साजो सुखन बहानाइस्त, सोए कथार में कशम नाकाए बेज़मामरा। नगमा कहाँ है, शायरी कहाँ है और मैं कहाँ हूँ? मैं तो गोया अक्सर शायर हूँ ही नहीं। अब ये अदबी इस्तिलाह में तजाहुल आरिफाना का जो एक सिन्फ है वो यूज़ किया है, एक इस्तिलाह है, एक इस्तिआरा यूज़ किया है।
तो कि शायरी कहाँ है और मैं कहाँ हूं। मैं तो मिल्लत की आवारा ऊंटनी को कतार की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो वो जो एक अल्लामा का एक मशहूर शेर है, आपको ये सुन के हैरत होगी कि काबुल के वजारत इत्तलात व फरहंग के सबसे ऊपर एक कुरानी आयत है, उसके बाद हजरत अल्लामा का ये शेर है, उसके बाद कौमी अफगानिस्तान का कौमी तराना है कि तमीज़ रंग बू बरमाहरम است कि मन परवरदा यक नौबहारम चमनजादम व अज یک شاخسارم نه افغانم نه از ترک و تتارم نه افغانم نه از ترک و تتارم چمن زادم و از یک شاخسارم تمیز رنگ و بو بر ما حرام است کہ من پرورده یک نوبهارم. वो जो یک नौबहारी है जो तमीज़ रंग و बू को यकसर हराम करार देता है, ये वो फलसफा है जो बैनुल उम्मा उन्होंने पूरी इंसानियत के लिए एक नुस्खा इजाद क्या बात है, किया बहुत है। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, क्या खूबसूरत अंदाज़े बयान था आपका सर, बेहद शुक्रिया आज की इस नशिस्त के लिए। नाज़रीन क्विकली बढ़ते हैं आगे अगले मौजू की तरफ जो कि है मौसम से जुड़ा। मौसम बदलता है, कुछ मसाइल लेकर आता है, लेकिन उन मसाइल का हल हो सकता है अगर आप अपनी रूटीन थोड़ी सी चेंज कर लें, अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज कर लें। सर्दियों में जल्दी मसाइल, ये हमारा आज का मौजू है। डॉक्टर उस्मान नुमान साहब ने हमें ज्वाइन किया, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? आपकी अपनी स्किन माशाल्लाह इतनी प्यारी है, इसके लिए टोटका क्या करती हैं? टोटका ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। सन ब्लॉक मेरा जो है, सन ब्लॉक मैंडेटरी है मेरा, हाँ। चाहे बाहर निकलना हो या ना निकलना हो, क्योंकि यही हम अक्सर बात भी करते हैं कि सन ब्लॉक चाहे आपने बाहर निकलना है नहीं निकलना, धूप में जाना नहीं जाना, इवन किचन में भी जाना है, चूल्हे के पास तो भी लगाना चाहिए। तो ये सन ब्लॉक तो वाकई बड़ा दुरुस्त आपने कहा। डॉक्टर साहब, आप सर्दियाँ आते ही आपकी स्किन फट जाती है, होंठ फट जाते हैं, पैरों की एड़ियाँ, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, कैसे इसको ठीक करते हैं? अच्छा, इसमें कुछ प्रिवेंशंस हैं जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। विंटर्स में स्पेशली लोग बहुत ज़्यादा एक तो हॉट शावर्स लेते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी से मुंह ना धोएं और मल्टीपल टाइम्स जो है वो फेस वॉश करना या क्लींजिंग करना, उससे भी बहुत ज़्यादा जो है सर्दियों में मुंह धोना कम कर दें। नहीं, प्लेन वाटर आप यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग फेस वॉशेस, सोप्स। आप प्रेफर करें कि फेस को आप प्लेन वाटर से यूज़ करें और 1-2 मरतबा अगर आप हफ्ते में फेस वॉश यूज करें तो वो काफी है, या सोप जो हम यूज करते हैं। हाँ जी, अदरवाइज सुबह उठ के भी सिर्फ सादे पानी से मुंह धो लें, दैट्स इनफ। बहुत अच्छा है। हाँ जी। अच्छा, लेकिन सादे पानी से मुंह धोने के बाद भी ये होता है कि ड्राइनेस एक रहती है हमारे ये चिन के आसपास और स्पेशली एड़ियों का फट जाना, तो क्या इसके लिए कोई रेमेडी है कि हम इससे बच सकें? बिल्कुल, एक तो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विंटर्स में भी समर्स में भी, लेकिन विंटर्स में थोड़ा सा इंक्रीज कर दें अपना मॉइस्चराइजेशन। ठीक, अपना मॉइस्चर जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप ज़्यादा कर दें। ठीक, आपने डैम्प स्किन पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, पूरी बॉडी पे अगर आप कर रहे हैं तो भी डैम्प स्किन पे करें। फेस पे मल्टीपल टाइम्स या आप इतनी बार भी वॉश कर रहे हैं तो आपने उसके बाद जो है वो मॉइस्चराइजेशन करनी है स्किन की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, स्किन मॉइस्चर करना एक कॉमन प्रैक्टिस है, हम कोशिश करते हैं कि हम इसको ऐड भी करें प्रैक्टिस में, डेली प्रैक्टिस में, लेकिन एड़ियाँ, हील क्रैक्स जो होते हैं वो क्योर नहीं होते बहुत जल्दी, उसके लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि ये हर दूसरी खातून का भी मसला है और आई गेस मर्दों का भी मसला है। एक्चुअली हम लोग फेस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना, फीट को हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी, तो उसमें भी यही है कि आप वैसलीन का इस्तेमाल इज़ वेरी गुड। ठीक, और उसको मल्टीपल टाइम्स आप फिर, क्योंकि इस सीज़न में आप ज़रा कवर्ड भी रखते हैं, शूज़ भी पहनते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें वैसलीन का इस्तेमाल करें। उसमें भी यही है कि आप उसको हाइड्रेटेड, और दूसरा है कि इन एंड आउट स्किन को हाइड्रेट रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पानी आप बहुत ज़्यादा, हाँ जी, क्योंकि विंटर्स में ये होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं गर्मियों में ज़्यादा पानी पिया जाता है, विंटर्स में भी इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। और जो आपने वैसलीन का जिक्र किया, इसका मतलब जब आप मोजे पहने तो उससे पहले एक लेयर वैसलीन की लगा लें, स्पेशली आफ्टर शावर जब थोड़ी सी डैम्प होती है स्किन तो उस पर ज़रूर अप्लाई करें, इससे आपका वो जो मॉइस्चर लॉक हो जाता है। हाँ जी, लॉक हो जाता है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि अगर आप ज़रा शावर्स आर इम्पोर्टेंट टू, और वो लेते हुए बिल्कुल जो लास्ट आपका है उसमें अगर आप बाल्टी से नहा रहे हैं तो आप थोड़ा सा ऑयल डाल दें, ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, आमंड ऑयल डाल सकते हैं, दैट इज आल्सो वेरी गुड। ओके, थोड़ा सा ऑयल डाला और आखिरी डब्बा आपने वो फेंक दिया। और हार्श किस्म के सोप्स ना यूज करें, अच्छा, माइल्ड किस्म के सोप्स यूज करें जिसमें कम से कम केमिकल। हाँ जी, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल सिंपल होने चाहिए। लेकिन ये हम कैसे सिलेक्ट करें कि उसमें केमिकल कम है? नहीं है, कुछ ऐसे हैं लिखा होता है उस पे, यस, हाँ, ओके, जिसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है वो यूज करें। यानी गर्मी का साबुन अलग है और सर्दी का साबुन अलग है? नहीं, आप एक भी रख सकते हैं। आप
कुछ सोप्स ऐसे हैं, आप आई कैन नॉट नेम द ब्रांड्स, ठीक है, लेकिन ये है कि वो हैं ऐसे जो दे आर वेरी Throughout this, हाँ जी, year. थ्रू आउट द आप ईयर यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और माइल्ड अपनी प्रोडक्ट्स रखें, बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन स्किन की ना करें विंटर्स में। ओके, लोग बहुत ज़्यादा अपनी स्क्रबिंग जो लोग करते हैं बहुत ज़्यादा ना करें विंटर्स में, यानी विंटर में स्किन को कम छेड़ें। हाँ जी, क्लींजिंग भी बहुत कम रखें, ठीक है, स्क्रबिंग कम रखें, एक्सफोलिएशन कम रखें, तो स्किन ठीक है। अच्छा, एक्नी एक 4 सीजन प्रॉब्लम है, ये गर्मियों में तो होता है, हम कहते हैं स्किन ऑयली हो रही होती है, हो जाता है, लेकिन सर्दियों में ड्राई स्किन होती है, फिर भी एक्नी का प्रॉब्लम रहता है। इसकी क्या रीजन होती है? क्या और भी फैक्टर्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो एक्नी कॉज कर रहे होते हाँ हैं? जी, ड्राई वेदर से एक्नी होती है, और ड्राइनेस जब स्किन पे होती है तो वो एक्नी को जो है वो एग्रीवेट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। उससे भी ये कि आप बहुत से मार्केट में जो है वो सीबम कंट्रोल सनब्लॉक्स एंड सीबम कंट्रोल मॉइस्चराइजर्स होते हैं। सीबम कंट्रोल का मतलब ये कि आपके पोर्स को वो ब्लॉक नहीं करेंगे, उनको क्लॉग नहीं करेंगे, तो आप इट्स बेटर टू यूज़ दोज। और एक्नी प्रोन स्किन की जो एक केयर है वो ये होती है कि आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करनी है, जस्ट स्टिक टू फ्यू प्रोडक्ट्स जो आपको सूट करती हैं। एक अच्छा मॉइस्चराइज, एक अच्छा सनब्लॉक जो कि सीबम कंट्रोल हो, एक अच्छा फेस वॉश, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा अगर आप मेकअप करते हैं तो मेकअप को उतारना है, उसको अच्छी तरह से आपने क्लींजिंग करनी है फेस की, रात को फिर आपने उस पर मॉइस्चराइज़र लगा के सोना है। और अपनी प्रोडक्ट सेलेक्टिव रखें। एक्नी प्रोन स्किन पे ये टिप है, ये नहीं कि जो किसी ने बताया वो आप अप्लाई करना शुरू। बहुत से लोग विटामिन सी का मतलब जैसे आपसे सुना और लगा लिया, ABC, सबको जरूरत नहीं है। कैसे मालूम होगा कि इस स्किन के लिए विटामिन सी रिक्वायर्ड है? स्पेशली एक्नी प्रोन स्किन पे देयर इज नो नीड। ओके, हाँ, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू हैव एन एक्नी प्रोन स्किन। ओके, ऑयली स्किन है तो विटामिन सी रिक्वायर्ड है? देखिए, विटामिन सी जो है वो लोग समझते हैं कि हम लगा लेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, ठीक है, विटामिन सी का यूज़ भी जो है वो अगर आपको पिगमेंटेशन है या एक रिजुविनेशन के लिए स्किन की, उसमें हम हाइलुरोनिक भी यूज़ करते हैं। उसमें हम विटामिन सी आप इन द मॉर्निंग आप सनब्लॉक से पहले एक लेयर लगा सकते हैं। ठीक है, वो सनब्लॉक के साथ इट वर्क्स वेल। ओके, यानी सबसे पहले विटामिन सी सीरम यूज करें, अप्लाई दैट, फिर उसके ऊपर आप सनब्लॉक लगाएं जी। अच्छा, ये तो होगी हमारी स्किन की बात। अब जरा ऊपर और बालों पे आ जाते हैं। इस मौसम में बाल गिरना भी बड़ा एक कॉमन इशू है, क्या रीजन होती है? नहीं, उसके अलावा विंटर्स में जो है वेदर जब ड्राई होता है तो ये सब इश्यूज होते हैं। ड्राइनेस की वजह से स्किन भी होती है इफेक्ट, ड्राइनेस की वजह से आपके बाल भी इफेक्ट होते हैं। तो उसमें ये होता है कि हम थोड़ा सा जो लोग बहुत ज़्यादा हॉट शावर्स लेते हैं ना, जिनको बाल वॉश करते हैं बहुत ज़्यादा हॉट शावर से, वो भी डैंड्रफ करता है, डैंड्रफ की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोन शैम्पूज़ ना यूज़ करें, माइल्ड शैम्पूज़ पे रहें। और अगर हेयर फॉल का इशू है तो फॉर सम टाइम यू कैन गो फॉर मेडिकेटेड शैम्पूज़, दोज आर वेरी गुड। उसमें कम से कम केमिकल्स होते हैं, दे आर रिच इन विटामिन्स, वो बहुत हेल्प करता है। दूसरा, अपनी डाइट में आप विटामिन्स का इस्तेमाल रखें। और एक कॉमन काम जो करते हैं लोग वो ये होता है कि सर्दियों में स्पेशली दूध के अंदर देसी घी डाल के पीना, ऑलिव ऑयल डाल के पीना, क्या ये प्रैक्टिस करनी चाहिए? ये स्किन के लिए बेनिफिशियल होती है? ओके, कोई भी ऑयल डाल हाँ जी, बिल्कुल डाल सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी गुड। जो आप ले रहे हैं इनटेक में जो भी है दैट इज वो नजर आएगा, आलमंड ऑयल हो, ऑलिव ऑयल, देसी घी हो, जो भी जिसका टेस्ट आपको पसंद है वो आप ले लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अप्लाई ना करें। हाँ बिल्कुल ठीक है, अप्लाई करने से बेहतर है कि आप वो खा पी लें, वो ज्यादा बेहतर है। खा पी लें खाने के लिए देसी घी खा भी सकते हैं ना। अच्छा, बच्चों की बात करते हैं। बच्चों को ज़रा हम सर्दियों में बिलखुसूस हमारी वैसे भी कोशिश है कम से कम उन्हें हम कहीं जी अपना बीमार भी हो जाते हैं ना ज़रा चेंज ऑफ टेम्परेचर से, तो उनके लिए हमारी कोशिश है कि नहीं बस जब रिक्वायर्ड है तब, अदरवाइज नहीं है, चलो हम तो ले लेंगे शावर। बच्चे वरना घुसने में निकलते भी नहीं ना, हॉट शावर से करते बैठे रहे अंदर। बाल वो नहीं सुखाते, अगर मैं बच्चियों की बात करूं, बाल गीले रखेंगे, नहीं सुखाना, ऐसे ठीक है खुद ड्राई हो जाएंगे, उसकी वजह से समटाइम लाइस या और इशू भी आ जाता है, सिकरी खुश्की उसका भी इशू आ जाता है। क्या किया जाए उसके लिए? अच्छा, नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है कि उनको रोज शावर नहीं देना, उनको शावर रोज देना चाहिए। सर्दियों में भी देना चाहिए। ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगेन गर्म पानी नहीं यूज़ करना चाहिए। और बालों के लिए देखें ये भी होता है कि अभी इस सीजन में यू कैन यूज़ द हेयर ड्रायर, ड्राई करके बच्चों को, खासतौर पे गर्ल्स यानी बच्चों के भी अगर हम बाल ड्राई कर रहे हैं तो वो बाल डैमेज नहीं हो रहे उनके? नहीं, हेयर ड्रायर आप नॉर्मल टेम्परेचर उसका रख के आप हेयर ड्रायर कोई बाल डैमेज नहीं होंगे। अच्छा डॉक्टर उस्मा, आजकल एक आम ट्रेंड हम देख रहे हैं हाइड्रा फेशियल्स का।
हर दूसरे क्लिनिक पे, हर दूसरे सैलून पे हो रहा है और कहा जाता है कि इसके बाद आपको एक्ने का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके फेस स्पॉट्स ख़त्म हो जाएंगे, आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी, बड़े फ़ायदे बताए जाते हैं। क्या हाइड्रा फेशियल्स ये सारे काम करते हैं जो क्वालिटीज़ बताई जाती हैं 7-8 किस्म की? हाइड्रा फेशियल हैज़ नथिंग टू डू विद द पिगमेंटेशन, इट हैज़ नथिंग टू डू विद ओपन पोर्स। हाइड्रा फेशियल आपकी स्किन को क्लीनिंग करता है, सिर्फ एक क्लीनिंग प्रोसेस है, डेड स्किन को रिमूव करता है। इट इज़ वेरी गुड। आपकी स्किन के ब्लैक हेड्स हटाता है, वाइट हेड्स को रिमूव करता है। एक्नी प्रोन स्किन पे या एक्नी वाली स्किन पे हम हाइड्रा फेशियल नहीं करते, उसको हम फ्रिक्शन नहीं देते, वो उसको और डैमेज करता है, स्किन को इरिटेट करता है। आपकी स्किन पे अगर कोई एक्नी नहीं है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के लिए किया जाता है ये। स्किन पे डेड टिश्यू आ जाता है, उसको रिमूव करने हर किसी को हाइड्रा फेशियल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन को तो बिल्कुल नहीं चाहिए। एक्नी अगर किसी को है, एक्टिव एक्नी है, तो उस पे हाइड्रा फेशियल इज नॉट रिकमेंडेड। इसीलिए कहते हैं नीम हकीम खतरा है जहां, मतलब आप जहां भी जाते हैं आपको एक एडवाइस मिलती है कि आप एक हाइड्रा फेशियल प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं ना, सर्विस बेच रहे होते हैं। ये व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते क्यों हैं? व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बेसिकली पोर्स जब हमारे क्लॉग हो जाते हैं ड्यू टू एनी रीजन, मेकअप अगर नहीं सही तरह रिमूव किया तो भी, टू मच ऑफ प्रोडक्ट्स कैन क्लॉग द पोर्स, राइट। और अगर सही तरह क्लींजिंग नहीं हो रही है स्किन की तो भी क्लॉग हो जाएंगे पोर्स। इसका मतलब है ये स्किन की गंदगी है? हाँ जी, बिल्कुल। डेड स्किन आपने जो है वो जमा हो रही है सॉर्ट ऑफ। ओके, अच्छा, आपने इससे पहले ज़ाहिर कहा कि ऑयल्स का इस्तेमाल पीना, बेस्ट ऑयल क्या है फॉर स्किन टू कंज्यूम फॉर हेल्दी स्किन? ऑलिव ऑयल इज ऑलिव ऑयल, आमंड ऑयल इज वेरी गुड। ओके, हाँ जी, बिल्कुल, दोनों। और ऑलिव ऑयल भी पीने का अलग होता है, मतलब वो जो स्किन के ऊपर लगाते हैं वो अलग होता है। आई वुड नॉट रिकमेंड स्किन पे लगाने के लिए। अच्छा, नहीं वैसे मतलब व्यूअर्स के लिए बॉडी पे जरूर लगाएं, बालों पे जरूर लगाएं, लेकिन फेस पे नहीं। कुछ लोग उसको मिक्स कर जाते हैं, पीने के लिए प्रोडक्ट अलग है और स्किन के ऊपर लगाने के लिए प्रोडक्ट अलग है और उसके लिए एग्जैक्टली। तो वो आपने बहुत ये होता है कि वो फर्स्ट प्रेस्ड एंड यस ऐसे ही है। तो इसमें ज़ाहिर जो आपको अगर पीना है तो फिर उसके लिए अलग होगा। और इसमें एक चीज़ बड़ी आम डॉक्टर साहब ने कही कि फेस पे ना लगाएं, हेयर पे लगा लें, बॉडी पे लगा लें, बट फेस पे ना लगाएं। इट्स वेरी गुड। आप डैम्प स्किन पे आफ्टर शावर्स लगाएं, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फेस के लिए ज़रा यू हैव टू। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आज की इस नशिस्त के लिए। हम कोशिश करेंगे क्योंकि ब्रेक में हमारी बड़ी अच्छी इनसे डिस्कशन हुई थी, फिलर्स, बोटॉक्स, थ्रेड्स, इससे मुताबिक हम ट्राई करेंगे किसी दिन इस सेगमेंट लेकर आएँ और डॉक्टर साहब से डिस्कस भी करें कि इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है, और अगर एक दफ़ा बोटॉक्स आपने स्टार्ट करवा दिया तो क्या वो फिर ज़िंदगी भर कराने पड़ते हैं। इस मौजूद पर करेंगे बात किसी और दिन। एक ब्रेक की तरफ बढ़ने वापस आएंगे, साथ रहिए। गेम ऑन है। गेम ऑन है। व्यूअर्स, बहुत सी बातें ब्रेक से पहले हुई। ब्रेक के बाद वाला सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था कि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा इसलिए भी अहम है कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपको अच्छा काम करने से नहीं रोक सकती। कोई भी मुश्किल, मुसीबत, कोई भी वो चीज़ जो आपकी महरूमी है, आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करें। अगर आपकी ज़िंदगी में माँ या बाप दोनों में से कोई एक या दोनों नहीं रहे तो इसका ये मतलब नहीं कि आप एक नाकाम इंसान है। इसका मतलब ये है कि आपने उनके ना होने को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। आपने वो तमाम काम करने हैं जो आपके माँ बाप अपनी ज़िंदगी में आपकी शक्ल में देखना चाहते हैं, और आपका जब नाम होगा तो आपके माँ बाप का नाम होगा जो हमेशा जिंदा रहेगा। एक ऐसे ही छोटा सा बच्चा आज हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं 13 बरस के खैज़र हयात, सैयद खैज़र हयात फ़ातमी, और उनके साथ मेरा अपना घर से भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनसे भी आज हम बात करेंगे किस तरह से वो इनको टेक केयर कर रही हैं और कैसे एक बच्चे के जो सलाहियत है उसको निखारना, चूँकि ज़ाहिर हर बच्चे में कोई ना कोई सलाहियत होती है, पहले उस सलाहियत को देखना कि अच्छा
इसमें ये टैलेंट है, पर उस टैलेंट को पॉलिश करना ये बड़ा अहम होता है। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, वेलकम टू द शो। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक हैं। ग्रेट। खिज़र कितने अरसे से हो मेरा अपना घर में? मैं 6 साल से हूँ अपना घर में। 6 साल। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं इस अदारे में आया हूँ मुझे कोई भी मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ अपने भाइयों के साथ। ओके। कौन सी क्लास में पढ़ते हो खिज़र? मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। वाओ, 7th में, और पोइट्री भी करते हो, एक्टिंग भी, सिंगिंग भी, इतने सारे काम कैसे कर लेते हो? कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ, हो जाता है। हमें अच्छा सा गाना सुना दो पहले, फिर हम काम भी दिखाते हैं। ओके। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम, तेरे नाम पर फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत आला। कितना वक्त मिल जाता है वहाँ पर कि गाना गाओ या प्रैक्टिस करो मेरा अपना घर में? टाइम वैसे सारी चीज़ों के साथ सारी चीज़ें करने में कुछ सारी चीज़ें करते हुए टाइम तो नहीं मिलता, लेकिन जब भी कोई फारिग टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ, या शायरी करूँ, एक्टिंग करूँ, कुछ ट्राई करूँ सिंगिंग करने की। ओके चले, मैं आप थोड़ा सा काम भी दिखाता हूँ आपका। स्केचिंग भी करते हैं। ओके, वेरी नाइस, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। ये क्या बना हुआ है श्वेत? पहाड़ और दरख्त और सूरज। वेरी नाइस, लैंडस्केप। ओह वाओ, पत्ते पर कश्ती, ऐसा ही है? वेरी नाइस। अच्छा, वो काम दिखा भी रहे हैं। और इसके साथ साथ ये हम आपको शायरी दिखाएंगे भी, बल्कि यूं कहते हैं कि शायरी अगर वही सुनाएं तो ज्यादा मुनासिब क्या हो बात जाएगा। है, अगर आप सुनाएं और हम दिखाएं तो ज्यादा मजा आएगा। हाँ। यही सुनाओगे? यस। याद है? चलें सुना दें। किसी को दिल में बसा नहीं सकते, पर जो बस गए उन्हें बुला नहीं सकते। आंखों से आंखें मिला भी सकते हैं, गमों को हम मिटा भी सकते हैं। तुमको हम बुला भी सकते हैं, पर क्या गुजरा है दिल पे ये हम बता नहीं सकते। किसी को दिल में बसा नहीं सकते, पर जो बस गए उन्हें बुला नहीं सकते। क्या बात है, इतना छोटा सा बच्चा इतने बड़े बड़े अल्फाज, मतलब कैसे सीखते हो ये? इंस्पिरेशन कौन है, किसको पढ़ते हो? हमारे सारे वहाँ पे होते हैं सर जवाद। अच्छा। वो बहुत अच्छे शायर हैं माशाल्लाह, राइटर भी हैं वो, तो मैं उनसे इंस्पायर हुआ था। ट्राई करता हूँ कुछ लिखने की, तो हो जाता है। क्या बात है। मैडम साहब भी बताइएगा, आप कितने अरसे से मेरा अपना घर में, कैसे आपकी जिम्मेदारियाँ इनके साथ? जी मेरा नाम कुरतुल ऐन है और मैं ये जो प्रोजेक्ट है मेरा अपना घर के नाम से, इसको पिछले 5 साल से ज़्यादा हो गया देख रही हूँ। पेनी अपील पाकिस्तान का ये एक प्रोजेक्ट है। पेनी अपील पाकिस्तान ना सिर्फ ये प्रोजेक्ट बल्कि इसके अलावा भी सर्विस डिलीवरी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है वो कर रहे हैं। पिछले 11 साल से 2011 में इसकी बुनियाद रखी जनाब हबीब नवाज साहब ने, जो कि डिस्ट्रिक्ट जेहलम के एक गांव सुहावा से उन्होंने यहाँ से इसकी शुरुआत की थी मेरा अपना घर की। और जब शुरुआत की थी तो 5 बच्चियाँ थीं ऑर्फन, जो कि डबल ऑर्फन बच्चियाँ थीं जिनके मदर और फादर दोनों नहीं थे। और आज हमारे पास 200 से ज़्यादा बच्चे हैं और हमारे पास पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन में मेरा अपना घर की ब्रांचेस हैं। और हम ना सिर्फ बच्चों की ओवरऑल ग्रूमिंग, उनकी डेवलपमेंट, उनकी वेलबीइंग पे काम कर रहे हैं थ्रू प्रोविजन ऑफ साइको सोशल सपोर्ट और इनके लाइफ स्किल्स के ऊपर हम खास तौर पर काम जैसे ये बच्चा ही इज माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड, इतने अच्छे काम। जैसे बच्चे का कोई अलग से शौक होता है गाना, एक्टिंग, शायरी, तो उसके लिए कोई मेंटोर्स भी होते हैं जो इनको सिखाते हैं, इनको गाइड करते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चे ने खुद भी जैसे आपके साथ शेयर किया कि हमारी पूरी टीम के अंदर मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं जो इनकी मुख्तलिफ सलाहियतों को निखार रहे हैं। इनको देखते हैं कि बच्चे के अंदर कैसा पोटेंशियल है, कैसी कैपेसिटी है, और फिर उसके ऊपर काम करते हुए हम इनको इंशाल्लाह ताला आगे भी मज़ीद ग्रूम करेंगे और इनकी वेलबीइंग पे काम कर रहे हैं।
ये बच्चा एक एग्जाम्पल है, इस तरह के और भी बहुत सारे बच्चे हैं। इससे पहले भी हमारे पास बच्चे आए थे तो हमें याद है कि बड़ा ही टैलेंटेड वो बच्चे। एक छोटी सी बच्ची थी, उसको स्टिचिंग भी आती थी, कपड़ों की डिजाइनिंग भी आती थी, एंड शी वाज वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह। अच्छा खिजर, आप इतने सारे आपके टैलेंट्स हैं, पढ़ाई को कितना टाइम देते हो? पढ़ाई माशाल्लाह हमारे पास पढ़ाई के लिए भी बहुत टाइम होता है। हमारे पास ट्यूशन टीचर भी आते हैं। दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं। अब इन 24 घंटों को डिवाइड कैसे करते हो ये बताओ हमें। स्कूल तो अलग होता है, लेकिन हमारे पास सर भी आते हैं हमें पढ़ाने के लिए, ट्यूशन पढ़ाते हैं हमें। तो सुबह उठ के सबसे पहले नमाज के बाद स्कूल, नाश्ता करते हैं, फिर स्कूल चले जाते हैं। ठीक है, स्कूल के बाद थोड़ा रेस्ट टाइम आ गया। यस। उसमें रेस्ट ही करते हो या शायरी करते हो? रेस्ट करते हैं, फिर खेलने के लिए चले जाते हैं हम। क्या खेलते हो? क्रिकेट खेलते हैं। ओके। बैडमिंटन खेलते हैं। ओके। और ये शायरी में पढ़ते किस किस को? जो मिल जाए। वाओ, जो मिल जाए। इकबाल को भी पढ़ते हो? जी। इकबाल मुश्किल लगता है? इकबाल है तो मुश्किल, लेकिन कभी कभार बच्चों के लिए भी इकबाल की बड़ी शायरी है, बच्चों के लिए इजीली समझ आ जाता है। आपको ये माशाल्लाह सोचता बड़ों की तरह है, लेकिन है तो छोटा बच्चा। एक्टिंग भी करते हैं? एक्टिंग, यस। यानी आपका दिल चाहता है कि आपको ऐसा कोई रोल मिले ड्रामों में, स्टेज पे, कहीं पर भी, किसी भी रोल पे, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, कि आप एक्टिंग कर सकें? यस। किस तरह की एक्टिंग करना चाहते हो? हीरो बनना है? यस। हीरो तो हो। किस तरह की एक्टिंग? कोई किसी मूवी में कोई हीरो का रोल हो जाए। अच्छा, कोई रोल भी हो जाए। यस। आपको एब्रप्ट अगर रोल दिया जाए तो एक्टिंग कर लेंगे? यस। इन मोहतरमा से आपको नफरत है, अपनी नफरत का आपने इजहार करना है, कैसे करेंगे? ये मोहतरमा ने आपके पैसे चोरी कर लिए हैं। अब बेशक खड़े हो कि आप इनके साथ में गुस्से का इजहार करें। ये हमने आपको लाइव एक वो दिया है जी, स्टेज सीन। अब आपने हंसना नहीं है, वो गुस्सा करेगा आप पे। इन पे आपको शदीद गुस्सा है, नफरत की हद तक गुस्सा है। और पैसे चोरी कर लिए मैंने। आप पैसे चोरी कर लिए, मोबाइल, आईफोन ले लिया, सब कुछ। पहले चेक करना है, पैसे चलें वो कर लेते हैं। ये मेरे पैसे मुझे नहीं पता कहाँ तुमने उठाए होंगे जरूर। नहीं, मैंने बिल्कुल ये तुम्हारा ही काम हो सकता है। नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। तुम मेरे, क्या मतलब है, तुम हर दफा ऐसे ही करती हो। मैं क्यों मेरे पैसे भी चुरा लिए तुमने। आप नहीं हंसेंगी, आप नहीं हंसेंगी, मतलब कि किस हद तक तुमने अब मेरे पैसे भी चुरा लिए। अब तुम्हें देता जो हूँ मैं। अच्छा, गलती हो गई, अब क्या करूँ? अब क्या करूँ? मतलब कि तुमने क्यों उठाए हैं? बस मुझसे गलती हो गई। यहीं पे स्विच कर दिया, आपको इन पे बड़ा प्यार आ रहा है। कोई बात नहीं है, आपने पैसे उठा लिए तो कोई मसला ही नहीं है। मैं आपको और दे देता हूँ, चाहिए आपको? मुझे पैसे चाहिए। अच्छा, वो इतना संजीदा था कि मुझे हंसी आ रही थी। आप हंसती रही, लेकिन उसने अपनी एक्टिंग को बीच में नहीं छोड़ा। जारी रखा। That was amazing, बहुत अच्छा था, वेरी नाइस। मतलब कमाल हो गया, कमाल हो गया। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी हाउ टू रिस्पॉन्ड। ही वाज एक्टिंग लाइक मैंने सच में पैसे उठाए। वेरी गुड। और इस तरह प्रैक्टिस करते रहिए वहां पे आप? जी। कोई शीशे के सामने या किसी के साथ? नहीं, कोई इवेंट होता है ना, तो अच्छा। उस पे हमें, हमारे जैसे मैंने पहले भी बताया था, हमारे सारे वो राइटर भी हैं, शायर भी हैं, तो वो कुछ लिख देते हैं, हम उस पे एक्टिंग करते हैं। ओके, डायलॉग्स उनके होते हैं। यस। और आपके आसपास वालों को पता चल जाता है कि अभी आप किसी कैरेक्टर यहाँ तो बहुत सीरियस काम था। मुझे वाकई लगा पैसे चोरी किए हैं तुम्हारे। That's a kind of proof के he is a wonderful actor। किस किस्म के माशाल्लाह माशाल्लाह टैलेंट है और कितना पोटेंशियल है। तो यही लाइफ स्किल्स हैं जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, उनकी ग्रूमिंग। प्लेटफॉर्म इनको मिल जाए, ये बड़ा अहम है। उसके लिए मेरा अपना घर कुछ करता है? बिल्कुल ऐसा ही है। हम डिफरेंट जो क्लस्टर्स हैं, चाइल्ड राइट्स मूवमेंट, इसके अलावा और बहुत सारे उनके साथ हम एसोसिएटेड हैं, और हम हमारे बच्चे ऑल द टाइम वो इंगेज होते हैं ऐसी, जहाँ पर भी कोई ऐसे इवेंट हो, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हों, तो ये प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने मेरा अपना घर को, पैनी अपील को। तो अभी बस कुछ अरसे के बाद ना हम खिजर का ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े हुए होंगे लाइन में कि जनाब हीरो ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया फिल्म में, ड्रामा में। इंशाल्लाह। अच्छा, एक और मैं सोच रहा था कि इनको हम सिनेरियो देते हैं
क्योंकि ये बड़ा अहम सिनेरियो। अब मुझे चोर नहीं बनना, मैं चोर नहीं। पहले जब चोर नहीं थी, चोरनी थी। नहीं, मुझे चोरनी नहीं बनना भाई। अच्छा, हम ये चाह रहे हैं कि जो बच्चे हमें देख रहे हैं, बिलखुसूस उनके लिए आप एक्टिंग आपने करनी है, और आपने बच्चों को ना डांटना भी है, प्यार से भी कहना है, समझाने के अंदाज में भी कहना है कि मोबाइल फ़ोन नहीं देखना, गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करना, पढ़ाई पर तवज्जो देनी है, खेलें ज़रूर लेकिन ये मोबाइल फ़ोन छोड़ें। तो ये आपकी ऑडियंस है, ये आपको सुन रही है, देख रही है द कैमरा। तो हम देखते हैं यहाँ तो बिल्कुल शाय नहीं है, तो कैमरे के सामने जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, कैसे आप उन्हें अपने अंदाज में समझाएंगे कि मोबाइल फ़ोन गैजेट्स कितने ख़तरनाक हैं? देखिए, मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारे दिमाग पे असर करता है, तो उससे दूर रहना ही हम सब के लिए ठीक होगा। जैसे आपकी अभी उम्र है बढ़ने की, खेलने कूदने की, अभी आपको जो समझ आएगा, आप जो भी देखेंगे ना, बड़े होके आप वही करेंगे। तो अच्छा ये रहेगा कि आप मोबाइल फ़ोन से दूर रहें, मोबाइल फ़ोन छोड़ दें और फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान दें। तो ये मेरा आपकी तरफ पैगाम है कि ये मोबाइल फ़ोन छोड़ दें आप, और ये जैसे क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, ऐसी गेम्स खेलें जिसमें आपको फ़ायदा भी हो, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो ये मोबाइल फ़ोन बहुत बेकार चीज़ है। अपना दिल करता है फ़ोन देखने का, यूज़ करने का? कभी कभार। कभी कभार ज़ाहिर है, कभी कभार। बच्चे मन के सच्चे हैं ना जी। हाँ। अच्छा, एक्टिंग, पोइट्री या पेंटिंग, इन तीनों में से अगर एक चीज़ को लेकर आपको आगे चल के कैरियर की तरफ जाना पड़े तो किसको पिक करना चाहेंगे? एक्टिंग। एक्टिंग को? एक्टिंग क्यों, गाना क्यों नहीं? वो उन्हें चॉइस ही नहीं दी। आप अपनी चॉइसेस पे जाए, इनकी चॉइसेस को छोड़ दें। वैसे आजकल हम ये देख रहे हैं, गाने गाने वाले एक्टिंग में आ रहे हैं, एक्टिंग करने वाले गाने गा रहे हैं। वैसे गाने गाने वाले एक्टिंग में आके अच्छा कर रहे हैं, जो एक्टिंग करने वाले गाने में जा रहे हैं वो बेकार, मेरा मतलब है। अच्छा, आपको पर्सनली ज्यादा क्या पसंद है ओवरऑल, जितने भी काम आपको आते हैं? मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है। एक और गाना ना सुन लिया जाए, पाकिस्तानी गाना अगर सुनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा हमें। पाकिस्तानी सिंगर कौन सा पसंद है आपको? सहर अली बग्गा। चलो साहिर अली बग्गा का कोई गाना सुनाए जी। वैसे जो एनर्जी साहिर अली बग्गा की होगी, आई एम श्योर वो आपकी भी होगी। तू था मेरा जो मुझसे जुदा हुआ, ए मेरे खुदा ये क्या हुआ, मेरे प्यार को तूने बुला दिया, ए मेरे खुदा ये क्या हुआ, मेरी वफाओं का सिला क्यों बेवफाई से मिला, तेरी खुदाई में खुदा जो था मेरा, वो हुआ जुदा, मन रोए 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 मेरा दिल टूट कर है बिखर गया, तेरा हो भला ओ बेवफा, तूने दर्द कैसा है दिया। वाह, कमाल, जबरदस्त जी। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया आज के दिन के लिए। हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसे सेगमेंट्स लेकर ताकि आपको दिखा सकें कि बच्चे हमारे अहद के कितने टैलेंटेड हैं। चलाक तो हैं, टैलेंटेड भी हैं। माशाल्लाह। चलाकी तो आपने किया, कहाँ है पैसे? पैसे मेरे पास बिल्कुल नहीं है। अगली बारी मैंने चोर नहीं बनना, शुएब को बनाएंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।